18 डॉक्टर एक अरबपति के बेटे के सामने असहाय थे। एक गरीब लड़के ने उसकी जान बचाने के लिए आवाज उठाई। उस दोपहर गुलमोहर हिल्स में श्री विक्रम खन्ना की पूरी हवेली अचानक एक ऐसी अभूतपूर्व अफरा तफरी की स्थिति में आ गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। बस हृदय गति मापने वाली मशीन, हार्ट रेट मॉनिटर की तेज और लगातार होती चीखों को सुनकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। उस कमरे में, जिसे विशेष रूप से हल्की धूप और मधुर संगीत के स्वागत के लिए डिजाइन किया गया था, कबीर नाम का 3 महीने का बच्चा ढेरों चिकित्सा उपकरणों के बीच छोटा सा पड़ा था। उसका शरीर पीला धूसर पड़ गया था और उसके नन्हे होठ ऐसे नीले हो गए थे जैसे उसके फेफड़ों से पूरी सांस खींच ली गई हो। दस्ताने पहने हाथ लगातार बच्चे के शरीर को छू रहे थे, कभी ट्यूब बदल रहे थे, कभी मशीन को एडजस्ट कर रहे थे और कभी नोट्स ले रहे थे। लेकिन उनकी आंखों में उलझन और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे बताएं कि आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। महज 2 घंटे के भीतर 18 डॉक्टरों को बुलाया गया था। उनमें से हर एक का नाम और साख ऐसी थी कि बाहर की दुनिया में उनका नाम सुनते ही लोग सम्मान से सिर झुका लेते थे। कोई केंद्रीय अस्पताल से आया था, कोई अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान से, तो कोई पिछले ही हफ्ते मेडिकल न्यूज़ बुलेटिन में नजर आया था। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, कमरा और भी घुटन भरा होता गया, क्योंकि कोई भी ये समझाने में सक्षम नहीं था कि एक बच्चा जो बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ था और जिसे बेहतरीन परिस्थितियों में रखा गया था, इतनी जल्दी मरणासन स्थिति में कैसे पहुंच गया। लैब टेस्ट की रिपोर्टों में केवल अर्थहीन आंकड़े आ रहे थे। दवाएं लगातार बदली जा रही थीं, लेकिन बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। श्री विक्रम खन्ना कमरे के एक कोने में खड़े थे। उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची हुई थीं कि उनकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। वो व्यक्ति जो अरबों के सौदों का आदी था, जो चंद मिनटों में हजारों लोगों के किस्मत का फैसला करने वाले निर्णय लेने में माहिर था, अब केवल अपने बच्चे को धीरे धीरे दम तोड़ते हुए देखने के लिए मजबूर और असहाय था। उनकी पत्नी एक छोटी कुर्सी पर ढह गई थी। उनका चेहरा, जो हमेशा सलीके से सजा रहता था, अब आंसुओं से तरबतर था और वो बिना आवाज किए कुछ बुदबुदाते हुए प्रार्थना कर रही थीं। उस पल में सारा पैसा, रुतबा और वे तमाम संबंध जिन्होंने कभी उनके लिए दुनिया के हर दरवाजे खोले थे, पूरी तरह अर्थहीन लग रहे थे। वहां केवल एक ही चीज मौजूद थी, उन माता पिता का आदिम और गहरा डर, जो अपने जीवन की सबसे कीमती चीज खोने वाले थे। बड़ी कांच की खिड़की के ठीक बाहर, एक ऐसी जगह पर जहां किसी का ध्यान नहीं गया, एक लड़का काफी देर से चुपचाप खड़ा था। 14 साल का आर्यन, रात की पाली की नौकरानी लीला का बेटा। वो वहां जिज्ञासा के कारण नहीं खड़ा था और ना ही उसे वहां खड़े होने की अनुमति थी। वो तो बस अपनी मां के लिए पानी की बोतल लेकर जा रहा था। तभी उस कमरे के दृश्य ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी नजर उस मरणासन बच्चे पर नहीं, बल्कि दीवार के किनारे खिड़की के पास रखे एक गमले पर टिकी थी। वो एक अजीब सा पौधा था जिसका तना बहुत बड़ा नहीं था। पत्तियां गहरी हरी और चिकनी थीं, जैसे उन पर तेल की पतली परत हो, और सफेद जामुनी रंग के फूल नीचे की ओर लटके हुए थे, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थे। वे इतने सुंदर थे कि उस कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा होगा कि उस पौधे का अंदर बुझ रही जिंदगी से कोई संबंध हो सकता है। लेकिन आर्यन अलग था। उसका दिल असामान्य रूप से तेज धड़कने लगा। उसका गला सूख गया और पानी की बोतल पकड़े हुए उसके हाथ कांपने लगे। उसने ये पौधा पहले भी देखा था, किताबों में नहीं और ना ही इंटरनेट पर। उसने इसे अपनी पुरानी यादों में देखा था। नर्मदा घाट के पास की उस झुग्गी बस्ती में बिताई गई तपती दोपहरों में, जहां उसकी नानी रहा करती थी। उसकी नानी अक्सर किनारे पर उगने वाली घास और पौधों की ओर इशारा करती थीं और निराई करते समय उनसे ऐसे बात करती थीं जैसे वे बड़े इंसान हो। नानी कहती थीं कि कुछ पौधे बहुत मासूम दिखते हैं, लेकिन उनकी बाहरी सुंदरता के झांसे में मत आना।
उन्होंने बताया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका रस अगर हाथों या चीज़ों पर लग जाए तो दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और सांसें भारी होने लगती हैं और कोई समझ भी नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय आर्यन छोटा था। उसने बस सुनकर सिर हिला दिया था। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे ये सब इतनी स्पष्टता से याद आएगा। आर्यन ने पहले उस पौधे को देखा और फिर डॉक्टरों से भरे उस कमरे को। उसके दिमाग में दो दुनियाएं आपस में जोरदार तरीके से टकरा रही थीं। एक तरफ वे लोग थे जिन्होंने सफेद कोट पहने हुए थे, जो ऐसे तकनीकी शब्द बोल रहे थे जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था, जो ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरी तरफ उसकी मर चुकी नानी की आवाज थी, जो सरल और देहाती थी, लेकिन इस समय वो डरावनी स्पष्टता के साथ गूंज रही थी। उसने थूक गिला किया और खुद को शांत करने की कोशिश की। शायद मैं गलत हूं, उसने खुद से कहा। नौकरानी का एक बच्चा वो चीज कैसे देख सकता है जो 18 बड़े डॉक्टर नहीं देख पा रहे थे? इस विचार ने उसे खुद पर शर्मिंदा कर दिया। लेकिन फिर उसकी नजर वापस उस गमले पर गई, जहां रोशनी पड़ने से पत्तियों की सतह अजीब तरह से चमक रही थी। अगर उसने सच कह दिया तो क्या होगा? आर्यन को ज्यादा देर सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। वो यहाँ काफी समय से रह रहा था और उसे जवाब पता था। उसकी माँ की नौकरी चली जाएगी। उन दोनों को उस छोटे से घर को छोड़ना पड़ेगा जो 4 दीवारी के पास बना था, जो भले ही छोटा था लेकिन उनके सिर पर छत तो थी। उसे एक बदतमीज लड़का माना जाएगा जो बड़ों के गंभीर काम के बीच में बकवास कर रहा है। और अगर वो चुप रहा? आर्यन ने फिर से उस बच्चे की ओर देखा, उस छोटे से चेहरे पर फैलते जामुनी रंग को देखा और एक और गहरा डर उसके सीने को जकड़ने लगा। अगर वो चुप रहा और वो सही निकला, तो वो पूरी जिंदगी इस बोझ के साथ कैसे जिएगा? वो चुप रहने की परिचित सुरक्षा और एक ऐसे जीवन के प्रति धुंधली लेकिन भारी जिम्मेदारी के बीच खड़ा था जिससे उसका कोई सीधा संबंध नहीं था। उस पल में आर्यन को अचानक एहसास हुआ कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान को कम जोखिम वाला रास्ता चुनने की अनुमति नहीं होती। चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपको एक बहुत ही सीधा सवाल का सामना करना पड़ता है। जब आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा हो, जब कोई देख ना रहा हो और जब इस बात की कोई गारंटी ना हो कि आपको पहचान मिलेगी, तब आप वास्तव में किस तरह के इंसान हैं। आर्यन अभी भी उस कांच की खिड़की के बाहर खड़ा था, मशीनों के शोर और अपने दिल की तेज धड़कनों के बीच। उसने अभी तक अंदर कदम नहीं रखा था, लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल शुरू हो गई थी। एक अदृश्य सीमा जिसे वो जानता था अब धीरे धीरे दरक रही थी, जो संकेत दे रही थी कि कुछ ही मिनटों में उसका जीवन और उस हवेली के तमाम लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आर्यन कुछ और सेकंड वहां खड़ा रहा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे समय उसकी हर भारी सांस के साथ खिंचता जा रहा है। अंदर के कमरे की हर आवाज उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मशीनों का अलार्म, डॉक्टरों के जूतों की तेज आवाज और किसी के जोर से बोलने की आवाज, क्योंकि अब वो अपनी आवाज को शांत रखने का धैर्य खो चुका था। इनमें से हर आवाज उसे याद दिला रही थी कि कबीर की जिंदगी पल पल उसके हाथ से फिसल रही है, जबकि वो कांच के इस तरफ सुरक्षित लेकिन लाचार खड़ा है। आर्यन को कभी भी वो कांच इतना मोटा महसूस नहीं हुआ था। ये न केवल 2 स्थानों को अलग कर रहा था, बल्कि 2 अलग अलग दुनियाओं को भी अलग कर रहा था। निर्णय लेने वालों की दुनिया और केवल देखने की अनुमति पाने वालों की दुनिया। आर्यन के दिमाग में उसकी माँ लीला की छवि उभरी, जो हमेशा चुपचाप कड़ी मेहनत करती रहती थी। माँ ने उससे अक्सर कहा था कि गरीब आदमी को अगर शांति से जीना है तो उसे सहना सीखना चाहिए। किसी की कड़वी बात सहना, किसी की हिकारत भरी नजरों को सहना, और यहां तक कि अन्याय को भी बिना विरोध किए सहना। हमारा कोई सहारा नहीं है, माँ अक्सर कहती थी, इसलिए खुद को मुसीबत में मत डालो। आर्यन ये सब बहुत पहले ही समझ गया था। वो समझता था कि माँ गलत डांट पड़ने पर भी सिर क्यों झुका लेती थीं। माँ उसे हवेली के मुख्य परिसर में इधर-उधर भागने से क्यों मना करती थीं। मुख्य घर के पास से गुजरते समय माँ अपने कदम तेज क्यों कर लेती थीं। जैसे उन्हें डर हो कि कोई उन्हें देख ना ले। आर्यन इस जीवन शैली का आदी हो चुका था,
इतना आदी कि कई बार वो खुद भी ये मानने लगा था कि उसे वास्तव में कभी सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन इस समय नानी की छवि फिर से सामने आ गई, इतनी स्पष्ट कि आर्यन की आंखें भर आईं। नानी कभी गरीबी या अमीरी की बात नहीं करती थीं और ना ही किसी के सामने चुप रहने की बात करती थीं। वो केवल सही और गलत की बात करती थीं, और इस बारे में कि भले ही किसी के पास पैसा ना हो। लेकिन खतरे को जानकर भी अनदेखा करना गलत है। जरूरी नहीं कि जिसे ज्यादा अक्षर पता हो वो हमेशा सही हो, नानी धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहती थीं। कुछ चीजें आंखों से, हाथों से और पूरे जीवन के अनुभव से सीखी जाती हैं। अगर तुम जानते हो और नहीं बोलते हो तो वो ज्ञान पाप बन जाता है। उस समय आर्यन छोटा था और वो इन बातों का पूरा अर्थ नहीं समझ पाया था। अब वो समझ रहा था, लेकिन ये समझ एक बहुत ही वास्तविक डर के साथ आई थी। आर्यन ने नीचे अपने हाथों की ओर देखा। वे हाथ दुबले थे और बचपन से ही माँ की सफाई में मदद करने के कारण सख्त हो गए थे। शक्तिशाली बड़ों से भरे उस कमरे के बीच वे हाथ क्या कर सकते थे? उसने कल्पना की कि वो दरवाजा खोलकर अंदर जा रहा है और अपनी बात कह रहा है। क्या कोई उसकी बात सुनेगा, या उसे केवल चिड़चिड़ी नजरों, सिर हिलाने वाली असहमति या बच्चा क्या जानता है जैसे वाक्यों का सामना करना पड़ेगा? वो उन्हें दोष नहीं दे रहा था। अगर वो उनकी जगह होता तो शायद वो भी अफरा तफरी के बीच एक नौकरानी के बच्चे पर विश्वास करना मुश्किल पाता। ये सोचते ही आर्यन को खुद पर और भी ज्यादा छोटा होने का एहसास हुआ। इतना छोटा कि एक डांट भी उसे हमेशा की तरह पीछे हटने पर मजबूर कर सकती थी। लेकिन फिर आर्यन की नजर पालने की ओर गई। छोटा सा कबीर वहां लेटा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पूरा कमरा उसकी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में लगा है। उस बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके कारण उसे ये सब भुगतना पड़े। आर्यन की तरह ही उस बच्चे ने भी ये नहीं चुना था कि वो कहाँ पैदा होगा और समाज उसे क्या भूमिका देगा। ये सोचकर आर्यन को लगा जैसे एक अदृश्य धागा उन दोनों बच्चों को आपस में जोड़ रहा है। एक अमीरी के केंद्र में पैदा हुआ और दूसरा चार दीवारी के किनारे पला बढ़ा, लेकिन दोनों ही बड़ों के फैसलों और उन व्यवस्थाओं में फंसे थे जिन्हें उन्होंने नहीं बनाया था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसके कान सुन हो गए। उसने महसूस किया कि उसके पास हिचकिचाने के लिए अब और समय नहीं बचा है। बीतता हुआ हर मिनट कबीर के लिए और भी खतरनाक होता जा रहा था, और अगर सब कुछ बहुत बुरा खत्म हुआ तो आर्यन जानता था कि वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया था, बल्कि इसलिए कि उसने कुछ नहीं किया। वो एहसास नौकरी से निकाले जाने, डांट खाने या घर खोने के डर से भी ज्यादा डरावना था। ये एक ऐसे सवाल को पूरी जिंदगी ढोने जैसा था जिसका कोई जवाब नहीं होता। उसने अपना हाथ ठंडे कांच पर रखा। उस पल में आर्यन को समझ आया कि सबसे बड़ी बाधा वो दरवाजा या सामने वाला कांच नहीं था, बल्कि वो डर था जो सालों से उसके साथ था। वो डर जो उसे हमेशा बाहर खड़े रहने और जीवित रहने के लिए चुप रहने का विकल्प चुनने पर मजबूर करता था। लेकिन इस बार अगर वो स्थिर खड़ा रहा तो वो खामोशी उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चीजें छीन लेगी। केवल एक इंसान की जान ही नहीं, बल्कि उसके अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा भी। आर्यन ने कांच से अपना हाथ हटाया। उसके हाथ में पानी की बोतल वो कब का भूल चुका था। उसने अपना सिर मुख्य घर की ओर जाने वाले गलियारे की ओर घुमाया। वो रास्ता कभी उसके लिए नहीं था। उसकी मां ने अक्सर कहा था कि वो उनका रास्ता नहीं है, लेकिन आज आर्यन जानता था कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो उस रास्ते पर कदम रखेगा। इसलिए नहीं कि वो निश्चित था कि वो सही है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ये सोचकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो सब जानते हुए भी चुप रहा। उस पल में आर्यन अब नौकरानी का बेटा नहीं रहा। वो केवल एक इंसान था जो अपने जीवन के पहले वास्तविक चुनाव के सामने खड़ा था। और जब आर्यन कांच के बाहर की अपनी जानी पहचानी जगह से आगे बढ़ा, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये फैसला घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर देगा जो उसकी मां की और उस कमरे में घबराए हुए तमाम लोगों की किस्मत को पूरी तरह से बदल देगी।
लेकिन एक बात आर्यन बहुत अच्छी तरह जानता था कि इस पल के बाद से वो पहले की तरह एक अदृश्य व्यक्ति बनकर नहीं रह पाएगा। आर्यन आगे बढ़ा और ठीक उसी क्षण उसे एक गहरा बदलाव महसूस हुआ। ये इसलिए नहीं था कि फर्श बदल गया था या रोशनी तेज हो गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे ये पूरा स्थान कभी उसके लिए बना ही नहीं था। मुख्य घर की ओर जाने वाला गलियारा विशाल और लंबा था। दीवारों पर उन चेहरों की तैल चित्रकारी लटकी हुई थी जिन्हें आर्यन ने असल जिंदगी में कभी नहीं देखा था, केवल सफाई करते समय अपनी मां के मुंह से उनके बारे में सुना था। यहां की हवा बाहर की तुलना में बिल्कुल अलग थी। ये अधिक ठंडी और भारी थी, जैसे यहां का हर कदम किसी अदृश्य शक्ति से अनुमति मांग रहा हो। आर्यन अपनी गति धीमी करने लगा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन थकान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता था कि अगर इस समय किसी ने उसे देख लिया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अभी उसने गलियारा पूरा भी नहीं किया था कि उसे पीछे से कदमों की तेज आवाज सुनाई दी। आर्यन को देखते ही एक सुरक्षा गार्ड के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। तुम यहां क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति की आवाज रूखी और सख्त थी, जो आर्यन को वहीं ठिठकने पर मजबूर करने के लिए काफी थी। उस बहुत ही संक्षिप्त क्षण में आर्यन के पास वापस मुड़ने का विकल्प था। वो बस इतना कह सकता था कि वो रास्ता भटक गया है, माफी मांगकर वापस जा सकता था, जैसा कि वो इतने सालों से करता आया था। लेकिन तभी नन्हे कबीर का नीला पड़ता चेहरा उसके दिमाग में साफ कौंध गया। आर्यन ने अपना डर थूक की तरह निकला। उसका गला सूखकर काटा हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश की। मुझे डॉक्टर से बात करनी है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसी जानी पहचानी नजर से जिससे आर्यन न जाने कितनी बार टकरा चुका था। वो नजर जो ये तौल रही थी कि क्या उसके जैसा कोई लड़का सुनने के लायक भी है। तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, बाहर निकलो, गार्ड ने कहा और उसका हाथ वॉकी टॉकी पर पहुंच गया। आर्यन का दिल बैठ गया, लेकिन पीछे हटने के बजाय उसने खुद को आगे बोलते हुए सुना। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन स्पष्ट थी। ये उस बच्चे से जुड़ा है। अगर थोड़ी और देर हुई तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इस वाक्य ने गार्ड को एक पल के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे आर्यन पर भरोसा था, बल्कि इसलिए क्योंकि अंदर की स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि किसी भी संभावना को नजरअंदाज करना जोखिम भरा था। चाहे वो कितनी भी कमजोर क्यों न लगे। दीवार से सटकर खड़े होने का इशारा करते हुए गार्ड बड़बड़ाया और आर्यन को अपने पीछे आने का संकेत दिया। वो आर्यन को रास्ता दिखाने के बजाय उसे हिरासत में लेकर जाने जैसा व्यवहार कर रहा था। आर्यन आगे बढ़ा। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं, लेकिन उसका दिमाग अजीब तरह से खाली था। उसका सारा डर अब एक ही बिंदु पर सिमट गया था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसे वो बात बतानी ही होगी जो वो जानता है। बच्चे के कमरे का दरवाजा खोला और आर्यन तुरंत उस अफरा तफरी में डूब गया। कीटाणुनाशक की गंध, मशीनों के प्लास्टिक की महक और इंसानी घबराहट मिलकर हवा को घुटन भरा बना रही थी। सफेद कोट पहने लोग उसकी ओर पीठ किए खड़े थे, कमरे के बीचों बीच उस बच्चे पर ध्यान केंद्रित किए हुए। आर्यन की मौजूदगी पर किसी का ध्यान नहीं गया, जब तक कि गार्ड ने गला साफ करते हुए नहीं कहा, एक छोटा लड़का है, कह रहा है कि कुछ जरूरी काम है। कुछ सिर पीछे मुड़े। उनकी नजरें आर्यन पर ऐसे पढ़ीं जैसे वो कोई छोटा सा पत्थर हो जो गलत जगह रख दिया गया हो। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने भौहें सिकोड़कर पूछा, इसे अंदर किसने आने दिया? एक दूसरे डॉक्टर ने हाथ हिलाकर उसे नजरअंदाज किया और बिना देखे ही कहा, इसे बाहर ले जाओ। हम काम कर रहे हैं। आर्यन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो जानता था कि ये पल आएगा। वो जानता था कि इस कमरे में उसका कोई स्थान नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो अभी चुप रहा तो उसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। वो गमला, खिड़की के पास रखा वो गमला कारण हो सकता है। आर्यन के शब्द कमरे में किसी बहुत हल्की चीज के गिरने की तरह थे, जिसका कोई शोर नहीं हुआ। किसी ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। एक युवा डॉक्टर ने आर्यन की ओर देखते हुए हल्का सा माथा से कोड़ा और फिर वापस मॉनिटर की ओर मुड़ गया। एक अन्य डॉक्टर धीरे से हंसा।
खुशी से नहीं बल्कि अविश्वास में। हमें गंभीर स्थिति को संभाल रहे हैं, निराधार अनुमानों का ये समय नहीं है, उसने अधीर स्वर में कहा। आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसके पैर सुन पड़ गए थे। उसने अपनी बात कह दी थी और जैसा उसने सोचा था उसकी बात का कोई वजन नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हट पाता, श्री विक्रम खन्ना की भारी और थकी हुई आवाज गूंजी। उसने क्या कहा? वो कमरे के कोने से बाहर निकले। उनकी आंखें नींद और चिंता के कारण लाल थीं। आर्यन ने पहले कभी विक्रम खन्ना से सीधे बात नहीं की थी। अब उस व्यक्ति के सामने खड़े होकर आर्यन को खुद के बहुत छोटे होने का एहसास हुआ। लेकिन विक्रम खन्ना उसे हिकारत से नहीं देख रहे थे, बल्कि उस नजर से देख रहे थे जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति किसी भी तिनके का सहारा लेने को तैयार हो। जी, मुझे लगता है कि वो पौधा जहरीला है, आर्यन ने तेजी से कहा। उसे डर था कि अगर वो धीमा हुआ तो हिम्मत हार जाएगा। उसका रस हाथों पर, चीजों पर लग सकता है और फिर दिल पर असर करता है। मैंने इसे पहले देखा है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। ये भरोसे वाली खामोशी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही अजीब संभावना के सामने आने वाली खामोशी थी। एक डॉक्टर ने सिर हिलाया। हमने वातावरण की जांच की है, जहर का कोई संकेत नहीं है। एक अन्य ने जोड़ा, बच्चा सीधे पौधे के संपर्क में नहीं आया। आर्यन को लगा जैसे उसका गला रुंध रहा है। सीधे छूने की जरूरत नहीं है, उसने मिन्नत भरे स्वर में कहा। रस बागवानी के दस्तानों पर, पालने के किनारों पर लग सकता है और बच्चा कई दिनों से उसे सूंघ रहा होगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, गार्ड ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बस बहुत हुआ, उसने कहा। उस पल आर्यन को एहसास हुआ कि सबसे दर्दनाक बात बाहर निकाला जाना नहीं था, बल्कि ये एहसास था कि वो एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा है, जबकि उसके आसपास के लोग उसे देखना ही नहीं चाहते। उसे उन पर गुस्सा नहीं था, लेकिन वो हताश महसूस कर रहा था। अगर इस समय भी उसकी बात किसी तक नहीं पहुंच पाई तो वो और क्या कर सकता था। अंदर ही मॉनिटर से पहले की तुलना में एक और लंबी और तेज आवाज आई। एक डॉक्टर घबराहट में चिल्लाया। आर्यन बिना कहे ही समझ गया कि कबिये की स्थिति और खराब हो रही है। गार्ड ने उसे पीछे खींचना शुरू कर दिया। आर्यन ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही विचार स्पष्ट और डरावना होकर गूंजा। अगर मैं यहां 1 सेकंड और खड़ा रहा और कुछ नहीं किया तो मेरी कही सारी बातें अर्थहीन हो जाएंगी। और ठीक उसी समय जब उसे दरवाजे की ओर पीछे खींचा जा रहा था, आर्यन समझ गया कि शब्दों का रास्ता बंद हो चुका है। अगर उसे उस बच्चे को बचाना है तो उसे वो करना होगा जो उसने आज तक कभी नहीं किया था। उन सीमाओं को पूरी तरह पार करना जो दूसरों ने उसके लिए तय की थीं। आर्यन को दरवाजे की ओर पीछे धकेला गया। उसकी पीठ ठंडी लकड़ी से टकराई और दिमाग इतने सारे भावनाओं के मिलने से चकराने लगा। वो ना तो छटपटाया और ना ही चिल्लाया, इसलिए नहीं कि उसने हार मान ली थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अच्छी तरह समझता था कि इस समय हाथ पैर मारना उसे केवल एक उपद्रवी साबित करेगा। गार्ड ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन वो बहुत हिंसक नहीं था, जैसे वो बस इस सबको जल्दी खत्म करना चाहता हो। बाहर निकलो, उसने संक्षेप में कहा। बड़ों को काम करने दो। ये वाक्य नया नहीं था। आर्यन ने इसे अपने बड़े होने के दौरान कई रूपों में सुना था। जब वो गलती से सामने वाले आंगन में चला जाता था, जब वो किसी ऐसे कमरे को बहुत देर तक देखता था जो उसके लिए नहीं था, या जब उसने कुछ ऐसा पूछा जिसे लोग उसकी मर्यादा के बाहर मानते थे। आर्यन एक कदम पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पालने पर टिकी थीं। कबीर इस समय बहुत कमजोर सांस ले रहा था। उसका सीना धीरे धीरे और भारीपन से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे हर सांस एक आखिरी कोशिश हो। आर्यन का दिल बैठ गया। दरवाजा आर्यन के सामने बंद हो गया। उसे अंदर के शोर शराबे वाले कमरे से अलग कर दिया गया। बाहर का गलियारा अजीब तरह से शांत था। केवल दरवाजे की दरार से मशीनों की आवाज और उसके सीने में दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। गार्ड दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और चेतावनी भरी नजरों से कहा, यहीं चुपचाप बैठे रहो, कहीं मत जाना। आर्यन ने अनिच्छुक रूप से सिर हिला दिया, लेकिन जैसे ही गार्ड वॉकी टॉकी पर बात करने के लिए कुछ कदम दूर मुड़ा, आर्यन समझ गया कि वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। उसके पास समय नहीं था। उसने दीवार से पीठ सटाई और 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं।
अपने दिमाग में बिखरे हुए विचारों को समेटने की कोशिश की। केवल बोलना काफी नहीं था, केवल प्रार्थना करना काफी नहीं था। अगर उसे कबीर को बचाना था तो उसे बाहर खड़े होकर उन बातों को दोहराने से कहीं ज्यादा कुछ करना होगा जिन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। आर्यन के दिमाग में हर छोटी बात स्पष्ट रूप से उभर आई। खिड़की के पास रखा वो गमला, पत्तियों का चिपचिपा रस, बागवानी के दस्ताने, लकड़ी का पालना और कमरे की बंद हवा, सब कुछ आपस में उस तरह जुड़ा था जिसे मशीनों में व्यस्त 18 डॉक्टर नजरअंदाज कर चुके थे। और तभी एक और याद कौन थी, इतनी स्पष्ट कि आर्यन की आंखें खुल गईं। उसकी नानी का वो छोटा लकड़ी का डिब्बा जिसे वो हमेशा ऊंचे शेल्फ पर रखती थीं, जहां वो आपातकालीन समय के लिए चीजें रखती थीं, जिसमें राख जैसा एक महीन काला पाउडर था। सक्रिय चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। नानी बहुत शांति से कहती थीं, ये कोई चमत्कारिक दवा नहीं है। लेकिन जब शरीर में जहर चला जाए तो ये गंदी चीजों को शरीर से बाहर खींच लेता है, खासकर बच्चों के मामले में। आर्यन सीधा खड़ा हो गया। वो जानता था कि वो क्या सोच रहा है और केवल सोचने भर से ही उसके हाथ पांव कांपने लगे। अगर वो ऐसा करता है तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो केवल बकवास करने वाला बच्चा नहीं, बल्कि एक मरणासन्न जीवन को छूने वाला अपराधी माना जाएगा, जिसने हर नियम और कायदे को तोड़ दिया होगा। अगर वो गलत हुआ तो परिणाम केवल नौकरी जाने तक सीमित नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वो सही हुआ, आर्यन ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आगे सोचने का मतलब था कदम उठाना। उसने गलियारे में चारों ओर देखा। इस समय किसी का ध्यान उस पर नहीं था। सारी एकाग्रता अंदर के कमरे पर थी। आर्यन को इस घर का नक्शा बहुत अच्छी तरह याद था। वो यहाँ पला बढ़ा था। हर उपमार्ग, कर्मचारियों की हर सीढ़ी और हर स्टोर रूम से गुजरा था। उसे इसकी अनुमति नहीं थी, लेकिन उसने केवल देखकर जीवित रहना सीख लिया था। वो जानता था कि बच्चों के कमरे से सटा हुआ एक छोटा बाथरूम है, जिसका उपयोग अक्सर हाथ धोने या कपड़े बदलने के लिए किया जाता है। वो ये भी जानता था कि वहाँ एक मेडिकल कैबिनेट है, जिसमें वे चीजें होती हैं जिन्हें अमीर लोग सुरक्षा के लिए खरीद लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस्तेमाल करते हो। आर्यन बिना किसी हिचकिचाहट के चल पड़ा। वो वॉकी टॉकी सुनने में व्यस्त गार्ड के पास से तेजी से निकल गया। जब बाथरूम का दरवाजा उसके सामने आया तो आर्यन ने हैंडल पकड़ा, एक गहरी सांस ली और उसे खोल दिया। वो स्थान उसकी कल्पना से छोटा था। सफेद रोशनी ठंडे पत्थर के सिंक पर पड़ रही थी। सब कुछ साफ सुथरा और अजीब था। आर्यन ने कैबिनेट खोला और तेजी से हर खाने को देखा। पट्टियां, कीटाणुनाशक और कुछ ऐसे घोल जिनके नाम वो नहीं जानता था। और तभी सबसे नीचे वाले कोने में एक छोटी धुंधली कांच की शीशी मिली, जिसके अंदर काला पाउडर था। शीशी पकड़ते समय आर्यन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस समय ये डर नहीं, बल्कि एक ऐसा संकल्प था जो अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। वो अब अपनी मां के बारे में, कल के बारे में या अपनी सजा के बारे में नहीं सोच रहा था। आर्यन के दिमाग में केवल एक बात स्पष्ट थी, अगर उसने कुछ नहीं किया तो कबीर मर जाएगा और वो उसे चुपचाप देखने वाला इंसान बनकर रह जाएगा। बाहर से एक तेज आवाज आई, जिससे आर्यन चौंक गया। बच्चे के कमरे का दरवाजा तेजी से खुला। डॉक्टरों के आपस में चिल्लाने की आवाजें आईं कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते और कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। आर्यन का दिल बैठ गया। वे ऐसा कुछ करने जा रहे थे जिससे वापस नहीं लौटा जा सकेगा। आर्यन ने हाथ में पाउडर की शीशी कसकर पकड़ी और बाथरूम से बाहर निकल आया। तभी एक गार्ड ने उसे देखा और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। मैंने तुम्हें वहीं खड़े रहने को कहा था, उसने दांत पीसते हुए कहा और उसे खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन ने उस व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने हर परिणाम को स्वीकार कर लिया हो। मैं आपसे विनती करता हूं, आर्यन ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे बस 5 मिनट दीजिए। अगर कुछ नहीं बदला तो आप मुझे जहां चाहे ले जाइएगा। गार्ड एक बहुत ही संक्षिप्त पल के लिए ठिठक गया। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे आर्यन पर भरोसा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस लड़के की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी गंभीरता जो किसी शरारती बच्चे की नहीं हो सकती थी। अंदर से मशीन की आवाज फिर से एक लंबी
तीखी और डरावनी धुन में गूंजी। गार्ड ने दांत भींचे, एक बार कमरे के दरवाजे की ओर देखा और फिर वापस आर्यन की ओर। जल्दी करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और उसी पल आर्यन समझ गया कि उसने उस बिंदु को पार कर लिया है जहां से वापसी संभव नहीं है। उसने शीशी को कसकर पकड़ा और बच्चे के कमरे का दरवाजा धकेलकर अंदर घुस गया। अब वो कांच के बाहर खड़ा बच्चा नहीं था, बल्कि वो व्यक्ति था जो वो करने के लिए तैयार था जिसे और कोई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आर्यन कमरे में दाखिल हुआ और उसी पल उसे महसूस हुआ कि सबकी नजरें उस पर एक ठंडी लहर की तरह टूट पड़ी हैं। अब कोई ये नहीं पूछ रहा था कि वो कौन है, क्योंकि इस स्थिति में उसका परिचय अब मायने नहीं रखता था। महत्वपूर्ण ये था कि वो गलत जगह, गलत भूमिका और गलत समय पर खड़ा था। एक डॉक्टर पीछे मुड़ा और जब उसने आर्यन के हाथ में कांच की शीशी देखी तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। फिर वही लड़का। उसकी आवाज में गहरी थकान और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। इसे तुरंत बाहर निकालो। आर्यन नहीं रुका। उसने एक कदम और बढ़ाया और फिर एक और। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे का फर्श सख्त और फिसलन भरा दोनों है, जैसे एक भी गलत कदम उसे गिरा देगा। उसने ना तो डॉक्टरों की ओर देखा, न श्री विक्रम खन्ना की ओर, और ना ही उन हाथों की ओर जो उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। उसकी नजरें केवल पालने पर जमी थीं, जहां कबीर लेटा हुआ था, और उसकी छाती बहुत धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे हर सांस कहीं बहुत दूर से खींचकर लाई जा रही हो। चेहरे पर नीलापन उसकी आंखों के घेरे तक फैल रहा था, जिससे वो नन्हा चेहरा ठंडी धूसर धुंध की चादर में लिपटा हुआ लग रहा था। आर्यन ने मौत को कभी इतने करीब से नहीं देखा था। रुको! कोई चिल्लाया, तुम्हें यहां रहने की इजाजत नहीं है। एक हाथ ने आर्यन का कंधा जोर से पकड़ लिया, जिससे वो लड़खड़ा गया और शीशी उसके हाथ से गिरते गिरते बची। लेकिन उस पल में जब उसे लगा कि वो संतुलन खो रहा है, उसके भीतर एक अजीब सी ताकत पैदा हुई। ये ताकत मांसपेशियों की नहीं, बल्कि उस फैसले की थी जो वो पहले ही ले चुका था। आर्यन ने एक झटके में खुद को उस पकड़ से छुड़ाया और पालने के पास पहुंच गया। कृपया, उसने तेजी से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन टूटी नहीं थी। बस थोड़ा सा समय, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। पूरा कमरा शोर से भर गया। कोई सुरक्षा गार्ड को बुला रहा था, कुर्सियां खिसकने की आवाजें आ रही थीं और कोई गुस्से में चिल्ला रहा था। श्री विक्रम खन्ना आगे बढ़े। उनका चेहरा तनाव से खिंचा हुआ था और आंखें खून जैसी लाल थीं। लड़के, तुम ये क्या कर रहे हो? उनकी आवाज भारी और तीखी थी, जिसमें गुस्सा और घबराहट दोनों भरे थे। मेरे बेटे को छोड़ दो। आर्यन ने एक पल के लिए सिर उठाकर उनकी ओर देखा। अपने जीवन में पहली बार उसने उस शक्तिशाली व्यक्ति की आंखों में सीधे झांका था। वो ना तो चुनौती भरी नजर थी और ना ही भीख मांगती हुई, बल्कि ये उस बच्चे की नजर थी जो जानता था कि वो आखिरी सीमा पर खड़ा है। अंकल, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, जैसे परिवार के किसी बड़े से बात कर रहा हो। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिएगा, लेकिन अगर मैं सही हूं तो कृपया मुझे बाहर मत निकालिए। इस बात ने विक्रम खन्ना को एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब उन्हें किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं रह गया था। 18 डॉक्टर और दर्जनों इलाज के तरीके भी उनके इकलौते बेटे को मौत की खाई की ओर फिसलने से नहीं रोक पा रहे थे। उस पल में एक नियंत्रित व्यक्ति की बुद्धि अपने पिता होने के आदिम डर के सामने डगमगा गई। लेकिन डॉक्टर इतने हिचकिचाने वाले नहीं थे। एक डॉक्टर आर्यन का हाथ झटकने के लिए आगे बढ़ा और चिल्लाया कि वे एक बच्चे को हस्तक्षेप नहीं करने दे सकते। दूसरा डॉक्टर मॉनिटर की स्क्रीन देखते हुए बोला कि अगर और देरी हुई तो वे बच्चे को खो देंगे। इसी बात में आर्यन को कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। लापरवाही में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता था कि डॉक्टर जिस रास्ते पर जा रहे थे वहां से कोई वापसी नहीं थी। आर्यन झुका और उसने कबीर को अपनी दोनों बाहों में उठा लिया। उस बच्चे का शरीर इतना हल्का था कि आर्यन सिहर उठा। जैसे हाथ छोड़ते ही वो गायब हो जाएगा। कमरे में चीख पुकार मच गई।
हे भगवान, उसने बच्चे को उठा लिया है, उसे पकड़ो। आर्यन मुख्य दरवाजे की ओर नहीं बल्कि बगल के बाथरूम की ओर भागा, जिसका रास्ता उसे अच्छी तरह याद था। एक सुरक्षा गार्ड उसकी ओर लपका, लेकिन आर्यन ने तेजी से अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और उसे जोर से अंदर से लॉक कर दिया। बाहर से दरवाजे पर जोरदार वार होने लगे और लोग चिल्लाने लगे। लेकिन आर्यन ने अब उन पर ध्यान देना बंद कर दिया था। उसकी दुनिया अब उस छोटी सी जगह में सिमट गई थी जहां केवल वो और वो मरणासन बच्चा था। आर्यन ने कबीर को सिंक पर लिटाया और तौलिए से उसका सिर थोड़ा ऊंचा किया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। शांत हो जाओ, आर्यन ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। बिल्कुल वैसा ही करो जैसा नानी ने सिखाया था। उसने शीशी का ढक्कन खोला, जिससे सूखी पाउडर की एक हल्की गंध आई। आर्यन ने थोड़ा सा पाउडर अपनी हथेली पर लिया, उसे ठंडे पानी के साथ तेजी से मिलाया और अपनी उंगली से हिलाया। पानी काला धूसर हो गया। उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था, लेकिन उसका दिमाग अद्भुत रूप से शांत था। उसने कबीर का सिर एक तरफ झुकाया और धीरे से उसके होठों को छुआ, जो नीले पड़ चुके थे और बहुत कमजोर सांस ले रहे थे। मुझे माफ करना छोटे भाई, आर्यन ने रुंधी हुए गले से कहा। मैं बस तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूं। उसने वो काला मिश्रण धीरे धीरे बच्चे के मुंह में डाला, बहुत सावधानी से, ताकि बच्चा घुट ना जाए। बाहर दरवाजा और भी जोर से हिलने लगा और लकड़ी के चटकने की आवाज आई। दरवाजा खोलो! कोई चिल्लाया। अगर कुछ भी हुआ तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें अब जवाब देने की हिम्मत नहीं बची थी। उसकी पूरी एकाग्रता उसके हाथों के नीचे चल रही नन्ही सांसों पर थी। 1 सेकंड बीता, फिर 2। कोई चमत्कार तुरंत नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं चमकी, बस एकदम घोटने वाली खामोशी छाई रही। उस पल में आर्यन समझ गया कि परिणाम चाहे जो भी हो, उसने उस विकल्प को पूरा किया है जिसे वो टाल नहीं सकता था। अचानक दरवाजा टूटकर खुल गया। सुरक्षा गार्ड अंदर घुस आए और उन्होंने आर्यन को सिंक से दूर खींच लिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और उसका सिर ठंडे पत्थर से टकराया। पाउडर की शीशी फर्श पर लुढ़क गई। कबीर को तुरंत बाहर ले जाया गया और उसकी मां के रोने की आवाज सुनाई दी। आर्यन वहीं पड़ा रहा। उसकी पीठ ठंडी थी और कान सुन थे। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल और एक ही प्रार्थना बार बार गूंज रही थी, क्या मैं समय पर पहुंच पाया? आर्यन को बाथरूम से घसीटकर बाहर लाया गया। उसकी पीठ ठंडे फर्श पर रगड़ खा रही थी और उसकी सांसें एक भारी आवाज के साथ निकल रही थीं। छत की रोशनी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और फिर उन तनावपूर्ण चेहरों पर जाकर रुकी जो उसके ऊपर झुके थे। किसी ने जोर से चिल्लाकर उसे कसकर पकड़ने का आदेश दिया, जबकि कदमों की आहट तेजी से पालने की ओर बढ़ी। आर्यन ने अब विरोध करना छोड़ दिया था। उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई थी और डर की एक लहर उसके भीतर दौड़ रही थी। वो बस अपना सिर उठाकर उस दिशा में देखने की कोशिश कर रहा था जहां कबीर को ले जाया गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो उस बच्चे को एक बार और देख लेगा, तभी उसे सांस आएगी। श्री विक्रम खन्ना ने अपने बेटे को बाहों में लिया हुआ था। उनके हाथ कांप रहे थे, जिसे वो छिपा नहीं पा रहे थे। उस समय उनका चेहरा किसी आदेश देने वाले मालिक का नहीं, बल्कि एक डरे हुए पिता का था। इसने बच्चे को क्या पिलाया है? उन्होंने घबराहट में पूछा। उनकी नजरें बच्चे के होठों पर लगे काले पाउडर के निशान पर थीं। एक डॉक्टर आगे बढ़ा और तेजी से बच्चे के मुंह की जांच की। उसकी भौहें तन गईं। शायद ये सक्रिय चारकोल है। उसने हैरान होते हुए कहा कि ये बात समझ से परे है। एक और आवाज गुस्से में गूंजी, इसे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? सवालों की बौछार बारिश की तरह होने लगी, लेकिन आर्यन उन्हें पूरा नहीं सुन पा रहा था। वो फर्श पर एक तरफ लेटा था। उसका एक हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और दूसरा ठंडा पड़ गया था। उसके दिमाग में सब कुछ अजीब तरह से धीमा हो गया था। उसे अपनी नानी के हाथ याद आए जो उसका सिर सहलाते थे। चूल्हे के धुएं की महक याद आई और वे दोपहरें याद आईं जब नानी उसे एक एक चीज शांति से समझाती थी। नानी ने कहा था कि चारकोल तुरंत जान नहीं बचाता, लेकिन वो शरीर को एक और मौका जरूर दे देता है। आर्यन ने मन ही मन उन शब्दों को दोहराया, बस एक मौका और, उसे एक और मौका दे दो। अचानक उस अफरा तफरी के बीच एक अलग आवाज सुनाई दी। चीख नहीं,
कदमों की आहट नहीं, बल्कि मॉनिटर से आने वाली एक बहुत छोटी और छोटी बीप की आवाज। स्क्रीन के पास खड़ी एक महिला डॉक्टर अचानक ठिठक गई। वो और करीब झुकी, उसने रीडिंग देखी और फिर से नीचे देखा। रुको, उसने धीमी आवाज में कहा। सब लोग 1 मिनट के लिए रुक जाओ। कमरे में धीरे धीरे खामोशी छाने लगी, जैसे किसी ने दुनिया की आवाज कम कर दी हो। ऑक्सीजन का स्तर, उसने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, ऊपर जा रहा है। यह मुमकिन नहीं है, एक दूसरे डॉक्टर ने अविश्वास में कहा। यह सच में बढ़ रहा है, उसने और दृढ़ता से दोहराया। धड़कन भी पहले से बेहतर और स्थिर हो रही है। श्री विक्रम खन्ना ने अपना सिर झुकाकर बच्चे की ओर देखा। आर्यन उनकी शक्ल नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने उनकी सांसों को रुकते और फिर तेजी से चलते हुए सुना। कबीर, उन्होंने इतनी धीमी आवाज में पुकारा जैसे उन्हें डर हो कि उनकी आवाज से ये नाजुक पल टूट जाएगा। कबीर ने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसकी छाती अब साफ तौर पर ऊपर नीचे हो रही थी। वो बहुत मामूली सुधार था, लेकिन उस कमरे में मौजूद हर किसी के लिए वो उम्मीद की किरण थी। फिर से जांच करो, एक डॉक्टर ने आदेश दिया। अब उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि घबराहट भरी उत्सुकता थी। डॉक्टरों ने बच्चे के सीने पर स्टेथोस्कोप रखा और बहुत ध्यान से सुना। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। वे सेकंड आर्यन को सदियों जैसे लंबे लगे। फिर डॉक्टर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अचरज साफ था, धड़कन अब नियमित थी। कमरा कानाफूसी और फुसफुसाहट से भर गया। अब कोई चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि सब हैरान थे कि सक्रिय चारकोल इतनी जल्दी असर कैसे कर सकता है, और अगर ये जहर था तो उसका स्रोत कहां था? वातावरण। वो गमला। आर्यन की आवाज कमजोर और फटी हुई थी, लेकिन वो अटकलों के शोर को काटने के लिए काफी थी। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि कब उसके हाथ छोड़ दिए गए थे। शायद इसलिए क्योंकि सबका ध्यान बच्चे पर था। आर्यन सहारा लेकर बैठ गया। उसकी पीठ में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खिड़की के पास वाला वो गमला, उसने धीरे से कहा, इसे किसी ने पिलाया नहीं है। उसका रस चीजों पर लगा था और बच्चा कई दिनों से उसे सूंघ रहा था। इस बार कोई नहीं हंसा, किसी ने उसे नजरअंदाज नहीं किया। एक डॉक्टर उस दिशा में गया जहां आर्यन ने इशारा किया था। उसने उस पौधे को ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। एक अन्य डॉक्टर ने दस्ताने पहनकर पत्तियों को छुआ और अपना हाथ पीछे खींच लिया। ये तो चिपचिपा है, उसने भारी आवाज में कहा। अजीब बात है, इस पौधे को तुरंत बाहर निकालो। महिला डॉक्टर ने आदेश दिया, पूरे इलाके को साफ करो और कीटाणु रहित करो। आदेश का तुरंत पालन हुआ। सुरक्षा गार्ड पौधे को बाहर ले गए और ताज़ी ठंडी हवा के लिए खिड़कियां खोल दी गईं। आर्यन ने ये सब देखा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, और वो बहुत जल्दी उम्मीद करने से डर रहा था। लेकिन जब उसने कबीर की ओर देखा तो उसने पाया कि उसके होठों का नीलापन अब कम हो गया था। आर्यन ने दीवार का सहारा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए, और जो तनाव वो कांच के बाहर खड़े रहने के समय से महसूस कर रहा था, वो अब एक हल्की थरथराहट के रूप में बाहर निकल रहा था। वो ना तो हंसा और ना ही रोया, बस एक गहरी सांस ली, जैसे कई मिनटों के बाद उसे पहली बार सांस लेने की इजाजत मिली हो। श्री विक्रम खन्ना आर्यन की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब एक अलग भाव था, चिंता और सावधानी अभी भी थी, लेकिन साथ ही एक उलझन भरी कृतज्ञता भी थी। इस लड़के को यहीं रहने दो, उन्होंने गार्ड से कहा। अब इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आर्यन ने आंखें खोलीं। वो जानता था कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कबीर पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, और उसे नहीं पता था कि आगे उसे किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस पल में, उस कमरे के बीच जहां कभी उसे फालतू समझा जाता था, उसने एक बदलाव महसूस किया। अब उसे कोई उपद्रवी बच्चा नहीं समझ रहा था, और आर्यन समझ गया कि जिस दरवाजे को उसने अपनी जान जोखिम में डालकर खोला था, वो अब पहले की तरह कभी बंद नहीं होगा। कमरे के भीतर की हवा बहुत धीरे धीरे शांत हुई, जैसे कि हर कोई डर रहा हो कि कहीं जोर से सांस लेने मात्र से वो नाजुक स्थिति फिर से न बिगड़ जाए।
कबीर को वापस पालने में लिटा दिया गया था। अब वो अफरा तफरी का केंद्र नहीं बल्कि सतर्क अवलोकन का केंद्र बन गया था। मशीनें अभी भी नियमित रूप से बीप कर रही थीं, लेकिन अब उन आवाजों में खतरे का कोई संकेत नहीं था। वे आवाजें अब एक याद दिला रही थीं कि ये नन्ही जान अभी भी यहीं है और संघर्ष कर रही है। डॉक्टरों का एक छोटा समूह आपस में संक्षेप में चर्चा कर रहा था। उनकी नजरें लगातार स्क्रीन पर और फिर उस जगह पर जा रही थीं जहां से गमला हटाया गया था। जैसे उन्हें अब एहसास हुआ हो कि कमरे का एक ऐसा कोना भी था जिसे वे बहुत लंबे समय से भूल चुके थे। आर्यन दीवार के सहारे बैठा था। उसके घुटने उसके सीने तक सिमटे हुए थे, जैसे एक बच्चे को किसी सहारे की जरूरत हो। उसकी पीठ अभी भी दर्द कर रही थी, लेकिन वो दर्द अब भारी थकान के सामने फीका पड़ गया था। उसने ना तो पालने के पास जाने की हिम्मत की और ना ही किसी से कुछ पूछने की। वो केवल सुन सकता था और इंतजार कर सकता था। वो जानता था कि अगर एक भी रीडिंग खराब हुई तो सब कुछ फिर से शून्य पर पहुंच जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसे यकीन नहीं था कि उसमें फिर से खड़े होने की हिम्मत बचेगी। एक युवा डॉक्टर को बाहर भेजा गया, जो एक ट्रे और नए दस्तानों के साथ वापस आया। वो खिड़की की उस मुंडेर के पास झुका जहां गमला रखा था, और उसने वहां की सतहों की बहुत बारीकी से जांच की। यहां तेल के निशान हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। ये काफी बड़े हिस्से में फैला हुआ है। एक अन्य डॉक्टर ने सिर हिलाया और तेजी से नोट्स लिए। उसने आगे कहा कि अगर ये वास्तव में कार्डियक डाइकोसाइड है तो केवल अप्रत्यक्ष संपर्क, विशेष रूप से नवजात शिशुओं के लिए, विकार पैदा करने के लिए काफी है। अब कोई भी उस विरोध या हिकारत को नहीं दोहरा रहा था जो पहले दिखाया गया था। किताबों से बाहर की चीजों को खारिज करने की पुरानी आदत अब उस हकीकत के सामने घुटने टेक रही थी जो अभी अभी घटी थी। एक महिला डॉक्टर आर्यन की ओर मुड़ी और उससे पूछा। उसकी आवाज ना तो ऊंची थी और ना ही बहुत नरम। वो बस सच समझना चाहती थी। तुम्हें इस पौधे के बारे में कहां से पता चला? पूरे कमरे में जैसे एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आर्यन अचानक सीधे पूछे गए सवाल से थोड़ा चौंक गया। उसने अपना थूक निकला। उसे अपना गला सूखा हुआ महसूस हुआ। जी, मेरी नानी से, उसने धीरे से कहा। वो नर्मदा के पास पुरानी बस्ती में रहती थी। वो मुझे अक्सर खतरनाक पौधों के बारे में बताती थी। वो कहती थीं कि कुछ पौधे दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन बहुत जहरीले होते हैं। कुछ डॉक्टरों ने आपस में नजरों का आदान प्रदान किया। इस बार उनकी नजरों में मजाक नहीं बल्कि गंभीरता थी। क्या तुम्हें इसका वैज्ञानिक नाम पता है? किसी ने पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया। मुझे वैज्ञानिक नाम नहीं पता। नानी बस इसे जहरीली घंटी कहती थीं। उन्होंने कहा था कि इसे कभी नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए, खासकर जब घर में छोटे बच्चे हों। ये जवाब भले ही तकनीकी रूप से पूर्ण नहीं था, लेकिन ये उस स्थिति के साथ इतनी सटीकता से मेल खा रहा था कि सब दंग रह गए। महिला डॉक्टर ने सिर हिलाया और अपने सहयोगियों की ओर मुड़कर डिजिटलिस्ट समूह के बारे में जांच करने को कहा। कमरे के कोने में श्री विक्रम खन्ना अभी भी चुपचाप खड़े थे। उन्होंने ना तो डॉक्टरों की बातचीत में दखल दिया और ना ही आर्यन को पहले की तरह देखा। उनकी नजरें अपने बेटे पर टिकी थीं, जैसे वो ये सुनिश्चित करना चाहते हों कि बच्चे की हर सांस लय में है। लेकिन जब उन्होंने जहर शब्द सुना तो उनके चेहरे की मांसपेशियां खिंच गईं। उन्होंने उस खाली जगह को देखा जहां गमला रखा था और फिर आर्यन की ओर देखा। इस बार उनकी आंखों में न तो ठंडक थी और ना ही कोई शक। उनकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। जल्द ही आदेश दिए गए। कमरे को पूरी तरह कीटाणु रहित किया जाने लगा। जिन लोगों ने भी गमले को छुआ था, उन्हें हाथ धोने और दस्ताने बदलने के लिए कहा गया। एक अन्य टीम को उस उपहार गमले के स्रोत की जांच करने के लिए बुलाया गया। कमरा अब बचाव की स्थिति से जांच की स्थिति में बदल गया था और आर्यन ने महसूस किया कि वो इन दोनों स्थितियों की सीमा पर बैठा है। वो अब कोई घुसपैठिया नहीं रहा था, लेकिन उसे अभी तक पूरी तरह से अंदर का हिस्सा भी नहीं माना गया था। वो बस एक ऐसी सच्चाई का जीवित गवाह था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक डॉक्टर आर्यन के पास आया और उसे पानी का गिलास दिया। थोड़ा पानी पी लो, उसने कहा। तुम्हें अपनी ताकत बनाए रखने की जरूरत है।
इस छोटे से व्यवहार ने आर्यन को प्रशंसा के शब्दों से भी ज्यादा हैरान कर दिया। उसने दोनों हाथों से गिलास पकड़ा और एक छोटा घूंट लिया। ठंडे पानी से उसका गला साफ हुआ और उसे एहसास हुआ कि वो कितना बदल चुका है। क्या तुम्हें पता है कि वो गमला किसने भेजा था? श्री विक्रम खन्ना की आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसने सबका ध्यान खींच लिया। वो आर्यन से कुछ कदम दूर खड़े थे। उन्होंने एक दूरी बनाए रखी थी, जैसे वो अपनी ताकत आर्यन पर थोपना नहीं चाहते थे। आर्यन ने सिर हिलाया। जी नहीं। मैंने तो बस डिलीवरी करने वाले आदमी को उसे अंदर लाते देखा था। उस पर एक पीला रिबन और बधाई का कार्ड लगा था। श्री विक्रम ने सिर हिलाया। उनका चेहरा और भी सख्त हो गया। ठीक है, उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैं जांच करवाऊंगा। फिर वो सुरक्षा गार्ड की ओर मुड़े। इसे यहीं रहने दो, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। ये शब्द उस शांत वातावरण में साफ गूंजे। आर्यन ने ये सुना और उसका दिल धड़क उठा। यहीं रहने दो, बाहर मत ले जाओ, बड़ों को काम करने दो, जैसी बातें अब नहीं थीं। लेकिन आर्यन के लिए ये एक ऐसा दरवाज़ा था जो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग तरीके से खुला था। उसने एक बार फिर कमरे को देखा। महंगे उपकरण, बुद्धिमान लोग, हवा में लटकी हुई चिंता। लेकिन अब एक चीज बदल गई थी। जिस तरह से लोग उसे देख रहे थे, वो ना तो महिमा मंडन था और ना ही स्पष्ट आभार, बल्कि ये इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि उसके पास कुछ ऐसा था जिसे वे सब भूल गए थे। आर्यन ने अपना सिर झुका लिया। उसके हाथ उसके घुटनों पर कस गए। उसके मन में जो राहत की भावना अभी पैदा हुई थी, वो एक और चिंता के नीचे दब गई। अगर ये कोई साजिश थी, अगर वो पौधा जानबूझकर बुरे इरादे से भेजा गया था, तो ये मामला केवल कबीर की जान बचाने तक सीमित नहीं रहेगा। इसके कारण और भी बड़े सवाल खड़े होंगे। ऐसे परिणाम सामने आएंगे जिनका सामना करने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि जब सब कुछ सामने आएगा तो उसका अपना स्थान कहाँ होगा। लेकिन जो भी हो, आर्यन समझ गया था कि उसने एक अलग रास्ते पर कदम रख दिया है। एक ऐसा रास्ता जहां सच को नाम दिया जाने लगा था और जहां छोटे लगने वाले विकल्प बहुत लंबी छाप छोड़ने वाले थे। और इस बार वो अब कांच के बाहर नहीं खड़ा था। जांच गुप्त रूप से लेकिन तेजी से शुरू हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग तब करते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने ऐसी चीज छोड़ दी है जिसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। डॉक्टरों ने काम बांट लिया। कुछ कबीर की निगरानी के लिए रुके और कुछ सुरक्षा टीम के साथ सहयोग करने बाहर गए। अब कोई तीखी बहस नहीं थी, बस संक्षेप और सटीक बातचीत हो रही थी। आर्यन कमरे के कोने में दीवार के सहारे शांत बैठा रहा। उसकी नजरें हर हलचल का पीछा कर रही थीं। वो खुद को इस रफ्तार का हिस्सा नहीं मान पा रहा था, लेकिन अब उसे बाहर निकाले जाने का एहसास भी नहीं था। वो उस छोटी सी सुई की तरह था जो अभी अभी मिली थी। छोटी लेकिन एक बड़े फटे हुए हिस्से को सिलने के लिए काफी। सुरक्षा टीम बहुत जल्दी वापस आई। एक आदमी ने विक्रम खन्ना को पौधे के साथ आया वो छोटा कार्ड थमाया। कागज मोटा था, उस पर छपाई साफ थी और बधाई के शब्द बहुत ही औपचारिक थे। अगर नीचे के हस्ताक्षर पर ध्यान ना दिया जाए तो इसमें कुछ भी खास नहीं था। विक्रम खन्ना ने वो कार्ड लिया और धीरे धीरे उसे पढ़ा। फिर उनकी नजर उस नाम पर जाकर ठहर गई। आर्यन उसे साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने उनकी प्रतिक्रिया साफ देखी। उनके जबड़े भिंच गए और उनके माथे पर एक नस उभर आई। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा, बस कार्ड को मोड़ लिया, जैसे वो अपने दिमाग में उभरी किसी चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हों। लेन देन का इतिहास चेक करो, उन्होंने सुरक्षा अधिकारी से बहुत धीमी आवाज में कहा। भेजने वाले से जुड़ी हर चीज लाओ। कमरे की हवा फिर से ठंडी पड़ गई। आसपास खड़े डॉक्टरों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा। हर कोई समझ गया था कि अगर ये दुर्घटना नहीं थी तो इसके परिणाम चिकित्सा क्षेत्र से कहीं आगे जाने वाले थे। आर्यन ने उस बदलाव को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया। कमरे की चिंता अब केवल एक बच्चे के लिए नहीं थी, बल्कि उस सच्चाई के लिए भी थी जो अब खुलने वाली थी। एक डॉक्टर शुरुआती नतीजों के साथ वापस आया। हमें बागवानी के दस्तानों पर ग्लाइकोसाइड के निशान मिले हैं, उसने गंभीर स्वर में कहा, और पालने के ऊपरी हिस्से पर भी। ये शब्द एक हथौड़े की तरह पड़े। अब कोई विरोध करने वाला नहीं था। पहले के संदेह अब एक साफ शक्ल अख्तियार कर चुके थे।
अब ये हो सकता है नहीं रहा था, बल्कि ऐसा हुआ है बन चुका था। आर्यन ने ये सुना और उसका दिल भारी हो गया। वो खुश नहीं था और ना ही उसे इस बात का घमंड था कि वो सही साबित हुआ। इसके विपरीत उसने अपने सीने में एक ठंडक महसूस की। यदि ये जानबूझकर किया गया था तो किसी ने केवल प्रतिशोध या किसी गणना के कारण एक बच्चे के जीवन को दांव पर लगा दिया था। इस विचार ने आर्यन को एक अलग तरह से डरा दिया, जो निकाले जाने या डांटे जाने के डर से कहीं अधिक गहरा था। श्री विक्रम खन्ना काफी देर तक शांत खड़े रहे। उनकी निगाहें उस पालने पर टिकी थीं जहां कबीर अब पहले से कहीं अधिक शांति से सो रहा था। और फिर वे धीरे से आर्यन की ओर मुड़े। क्या तुम निश्चित हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज अब शुरुआत की तुलना में बहुत धीमी हो गई थी। कि तुम्हारी नानी ने इस पौधे को इतना खतरनाक बताया था? आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। जी, बिल्कुल निश्चित हूं। नानी कहती थी कि बच्चों के लिए इसका केवल सूंघना ही बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्होंने बहुत सावधानी से चेतावनी दी थी। श्री विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वे अपने मन में किसी बात की पुष्टि कर रहे हों। धन्यवाद बेटा। उन्होंने केवल ये 2 शब्द कहे, लेकिन आर्यन ने जब ये सुना तो उसका गला रुंध गया। ये पहली बार था जब विक्रम खन्ना जैसे व्यक्ति ने किसी के प्रति शिष्टाचार के कारण नहीं, बल्कि वास्तव में उस चीज के लिए आभार व्यक्त किया था जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। खबर धीरे धीरे एक सीमित दायरे में फैलने लगी। कोई शोर शराबा या प्रेस नहीं था, लेकिन लगातार निजी फोन कॉल हो रहे थे। आर्यन को बातचीत की बारीकियां तो समझ नहीं आईं, लेकिन उसने देखा कि बड़ों के चेहरे धीरे धीरे बदल रहे थे, थकान से तनाव में और तनाव से एक कठोर गंभीरता में। सब कुछ एक एक करके सामने रखा जा रहा था और आर्यन जानता था कि वो अपनी इच्छा के बिना भी इस तूफान के केंद्र के बहुत करीब है। एक महिला डॉक्टर आर्यन के पास आई और उसकी आंखों के स्तर तक नीचे बैठी। क्या तुम थके हुए हो? उसने पूछा। यदि तुम्हें आराम की आवश्यकता है तो हम व्यवस्था कर सकते हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं। जी, मैं यहीं रह सकता हूं। उसने उसे थोड़ी देर और देखा और फिर सिर हिलाया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी उम्र का हर कोई ऐसा करने का साहस नहीं जुटा पाता। आर्यन को नहीं पता था कि क्या उत्तर देना है। उसे नहीं लगा कि वो साहसी है। उसे बस ऐसा लगा कि उसे एक ऐसे बिंदु पर धकेल दिया गया है जहां यदि वो आगे नहीं बढ़ता तो वो खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तभी आर्यन को अपनी मां की याद आई। लीला अभी तक दिखाई नहीं दी थी। वो बेचैन हो गया कि मां कहाँ है और क्या उन्हें पता है कि क्या हो रहा है। ये विचार उसे परेशान करने लगा। यदि मां को पता चला कि उसने क्या किया है तो उनकी पहली प्रतिक्रिया गर्व नहीं बल्कि डर होगी। उसके लिए डर। और अपने लिए डर। आर्यन ये समझता था और उसका दिल बैठ गया। कमरे का दरवाजा खुला और एक सुरक्षा अधिकारी ने श्री विक्रम खन्ना के कान में कुछ फुसफुसाया। उनका चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और इतनी जोर से बोले कि कमरे के सभी लोग सुन सकें। गमला भेजने वाला एक पुराना व्यावसायिक भागीदार है। हाल ही में हमारे बीच मतभेद हुए थे। पूरा कमरा शांत हो गया। किसी ने और कुछ नहीं पूछा। वो वाक्य ये समझने के लिए पर्याप्त था कि ये कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी। आर्यन को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। वो नहीं जानता था कि वो भागीदार कौन है, लेकिन वो इतना समझ गया था कि जब बड़ों के मामले पैसे और ताकत से जुड़ जाते हैं तो वे इतनी आसानी से नहीं रुकते। श्री विक्रम फिर से आर्यन की ओर मुड़े। तुम यहीं रहो, उन्होंने दृढ़ता से कहा, जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता। आर्यन ने सिर हिलाया। उसके मन में एक परिचित और अपरिचित भावना एक साथ उभरी। अपरिचित इसलिए क्योंकि उसे एक ऐसी जगह पर रखा जा रहा था जहां उसे पहले केवल बाहर रहने की अनुमति थी, और परिचित इसलिए क्योंकि असुरक्षा का वो भाव अभी भी वैसा ही था, जो केवल कुछ पहचान के शब्दों से गायब नहीं होने वाला था। वो समझ गया था कि इस क्षण से उसका जीवन उन चक्रों में खींच लिया जाएगा जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि यदि वो समय को पीछे ले जा पाता तो भी वो यही करता। नन्हे कबीर ने पालने में करवट ली और अधिक नियमित रूप से सांस लेने लगा।
वो हल्की आवाज एक मूक अनुस्मारक की तरह थी कि चाहे आगे कितने भी तूफान क्यों ना हो, कम से कम इस क्षण एक जीवन को बचा लिया गया था। आर्यन ने बच्चे की ओर देखा और उसके मन में एक ऐसी भावना जागी जिसे नाम देना कठिन था। ये पूरी तरह से गर्व या राहत नहीं थी, बल्कि ये निश्चितता थी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के बाद वापस बाहर खड़े रहने वाले व्यक्ति बनने का कोई रास्ता नहीं बचता। और आर्यन जानता था कि कहानी का सबसे कठिन हिस्सा कबीर को बचाने में नहीं था, बल्कि उस सच के पूरी तरह उजागर होने के बाद आने वाले कल में था। गुलमोहर हिल्स में रात बहुत तेजी से घिर आई। हवेली की रोशनी अभी भी पूरी तरह जल रही थी, लेकिन अब उस रोशनी में वो दिखावा नहीं था जो आमतौर पर होता है। वो रोशनी ठंडे फर्श पर पड़ रही थी और उन बड़ों की थकी हुई परछाइयों को खींच रही थी जिन्होंने अपनी सहन शक्ति से अधिक लंबा दिन बिताया था। कबीर को एक अलग निगरानी कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो अब एक शांत और सुरक्षित था। मशीनें अभी भी वहां थी, लेकिन उनकी लय अब धीमी और स्थिर हो गई थी। यही वो एकमात्र संकेत था जिसने सभी को थोड़ी राहत की सांस लेने की हिम्मत दी। आर्यन को गलियारे में बाहर लाया गया था। किसी ने उसे कहीं जाने के लिए नहीं कहा और ना ही किसी ने उसे भगाया। वो दीवार के पास एक लंबी बेंच पर बैठा था। उसके हाथ उसकी जांघों पर थे और उसकी पीठ अनजाने में सीधी थी। वो थका हुआ तो था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में हर छवि बार बार घूम रही थी। वो गमला, खिड़की की मुंडेर, कबीर का नीला पड़ता चेहरा और मशीन का कान फाड़ देने वाला अलार्म। उसने सोचा कि यदि वो कुछ मिनट और हिचकिचाता या यदि वो थोड़ा और डर जाता तो क्या होता। इस विचार ने उसके पेट में मरोड़ पैदा कर दी। गलियारे के अंत में कदमों की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने सिर उठाया और जब उसने अपनी मां को पहचाना तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लीला नजदीक आई। उसकी नौकरानी की वर्दी वैसी ही थी, बाल पहले से अधिक बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। आर्यन को देखते ही वो एक पल के लिए ठिठक गई। जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो और फिर दौड़कर उसे गले लगा लिया। हे भगवान मेरे बच्चे, वो फुसफुसाई, उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने मुझे मौत की हद तक डरा दिया था। आर्यन ने अपना चेहरा अपनी मां के कंधे में छिपा लिया। वॉशिंग पाउडर और पसीने की वो जानी पहचानी गंध ने उसे थोड़ा हल्का महसूस कराया। मुझे माफ कर दो मां, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरे पास आपको बताने का समय नहीं था। लीला ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया, उसके कंधों को कसकर पकड़ा और सीधे उसकी आंखों में देखा। उस नजर में डर, फटकार, चिंता और एक ऐसी गहरी भावना थी जिसे आर्यन ने पहले कभी इतनी स्पष्टता से नहीं देखा था। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अभी क्या किया है? उसने धीमी आवाज में पूछा। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं... वो गला रूंध जाने के कारण आगे नहीं बोल पाई। मुझे पता है मां, आर्यन ने बिना नजरें हटाए उत्तर दिया। लेकिन यदि मैं ऐसा नहीं करता तो कबीर मर जाता। वो वाक्य उन दोनों के बीच भारी लेकिन स्पष्ट होकर गिरा। लीला ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो अपने डर को निगलने की कोशिश कर रही हो। जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी आवाज थोड़ी कोमल हो गई थी, लेकिन फिर भी कांप रही थी। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूं, उसने कहा। मैं बस डर गई हूं। मुझे डर है कि ये दुनिया तुम्हारे जैसे बच्चों के साथ दयालु नहीं है। आर्यन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो इस बात को किसी और से बेहतर समझता था। तभी एक सुरक्षाकर्मी आया और उन दोनों को सम्मानपूर्वक बगल के एक छोटे कमरे में ले गया। वो कोई पूछताछ कक्ष नहीं था और ना ही कोई विश्राम कक्ष, बल्कि एक निजी स्थान था जहां शांति से बात की जा सके। कुछ मिनटों बाद श्री विक्रम खन्ना अंदर आए। अब उनमें वो हमेशा वाली शीतलता नहीं थी। उन्होंने अपना कोट उतार दिया था। शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थीं और उनके चेहरे पर गहरी थकान साफ दिख रही थी। उन्होंने थोड़ी देर तक मां बेटे को देखा और फिर पहले बोलना शुरू किया। लीला, उन्होंने धीमी और स्पष्ट आवाज में कहा, मैं सीधे बात करना चाहता हूं। लीला ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। जी साहब, उसने कहा। विक्रम ने बात जारी रखी। आज जो हुआ वो आर्यन की गलती नहीं थी,
इसके विपरीत वो सही शब्द खोजने के लिए एक पल रुके। यदि वो नहीं होता तो मेरा बेटा शायद बच नहीं पाता। लीला चौंक गई और अपने बेटे की ओर देखने लगी। आर्यन ने अपना सिर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि अपनी नजरें कहाँ रखे। लेकिन श्री विक्रम ने आगे कहा। उनकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। मुझे ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये मामला परिवार की एक साधारण घटना से कहीं आगे निकल गया है। इस बात के प्रमाण हैं कि ये एक जानबूझकर किया गया कार्य था, और जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तो किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कमरे की हवा भारी हो गई। लीला ने आर्यन का हाथ और जोर से दबाया। श्री विक्रम ने सीधे कहा, अब से आर्यन और आप इस मामले से बाहर नहीं रहेंगे। आर्यन वो है जिसने मुख्य सुराग खोजा है, उसका बयान बहुत महत्वपूर्ण होगा। आर्यन ने सिर उठाया। मैं वही कहूंगा जो मैं जानता हूं, उसने बहुत शांत आवाज में कहा। मैं कुछ भी गलत नहीं कहूंगा। विक्रम खन्ना ने उसे काफी देर तक देखा। उस नजर में एक ऐसे व्यक्ति का मूल्यांकन था जिसे दूसरों का भाग्य तय करने की आदत थी, लेकिन साथ ही एक स्वीकृति भी थी। मुझे तुम पर विश्वास है, उन्होंने कहा। फिर वे लीला की ओर मुड़े। आप निश्चिंत रहें। इस दौरान मैं आप दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। किसी को भी आर्यन को परेशान करने या उसे दोष देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लीला ने होंठ भींचकर सिर हिलाया। वो विक्रम खन्ना जैसे ऊंचे पद के लोगों से इस तरह के वादों की आदी नहीं थी, लेकिन इस समय उसके पास विश्वास करने या कम से कम इसे स्वीकार करने का अलावा और कोई विकल्प नहीं था। बातचीत बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत स्पष्ट था। जब विक्रम खन्ना चले गए तो छोटा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। आर्यन कुर्सी के पीछे टेक लगाकर बैठ गया और धीरे से सांस छोड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अभी-अभी एक भारी दरवाजे से होकर गुजरा है, जिसके पीछे पुरानी शांति थी और सामने एक बिल्कुल अलग रास्ता। मुझे माफ कर दो, लीला ने खामोशी तोड़ते हुए धीरे से कहा। कई बार मैं बस यही चाहती थी कि तुम शांति से रहने के लिए चुप रहो। आर्यन ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं मां, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। लीला ने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में दुख और गर्व दोनों थे। मुझे पता है, उसने कहा। बस आज से हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा, जहां गुलमोहर हिल्स पर रात पूरी तरह छा गई थी। वो नहीं जानता था कि कल क्या लेकर आएगा, जांच, बयान या वे नजरें जो पहले से बिल्कुल अलग होंगी। लेकिन वो एक बात निश्चित रूप से जानता था कि जिस क्षण उसने सच बोलने के लिए अंधेरे से बाहर कदम रखा था, वो अब केवल कांच के बाहर खड़ा रहने वाला लड़का नहीं रहा था, और उस निर्णय की कीमत उसे जल्द ही या बाद में चुकानी ही होगी। अगली सुबह गुलमोहर हिल्स एक बिल्कुल अलग वातावरण में जागृत हुई। वहां कोई शोर नहीं था, लेकिन पूरे रास्ते में एक बेचैनी महसूस की जा सकती थी। आर्यन उस छोटे कमरे की खिड़की के पास खड़ा था जो उन दोनों के लिए व्यवस्थित किया गया था, और नीचे उस बगीचे को देख रहा था जिसे इतनी पूर्णता के साथ तराशा गया था। माली हमेशा की तरह काम कर रहे थे, लेकिन उनकी गतिविधियां थोड़ी सतर्क थीं और उनकी नजरें बार बार मुख्य हवेली की ओर मुड़ रही थीं। खबर अभी बाहर नहीं आई थी, लेकिन घटना अब चारदीवारी के भीतर सिमटी हुई नहीं रह गई थी। जिस तरह से लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे, उसे देखकर आर्यन समझ गया था। लीला ने जल्दी से 2 प्याली नूडल्स बनाए और आर्यन के सामने रखे। थोड़ा खा लो बेटा, उसने अपनी आवाज सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा। आर्यन ने चम्मच से कुछ नूडल्स उठाए, लेकिन उसका मुंह बेस्वाद था। उसे भूख नहीं थी। किसी अनजानी चीज के आने का इंतजार उसके पेट में मरोड़ पैदा कर रहा था। वे तुमसे बहुत सी चीजें पूछेंगे, लीला ने आगे कहा। उसकी निगाहें अपने बेटे से नहीं हटी। तुम बस सच बोलना, ना कम और ना ज्यादा। आर्यन ने सिर हिलाया। वो जानता था कि मां ये बात खुद को समझाने के लिए अधिक कह रही थी। दोपहर के करीब सुरक्षा अधिकारी फिर से आया। इस बार केवल विक्रम खन्ना ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ 2 अजनबी भी थे। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी नजरें बहुत तेज थीं और उनके खड़े होने के तरीके से लग रहा था कि वे ऐसे लोग नहीं हैं जो अक्सर ऐसी जगहों पर आते हों।
श्री विक्रम ने संक्षेप में परिचय कराया कि वे स्वतंत्र जांचकर्ता हैं जिन्हें मामले को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया गया है। वहां कोई जबरदस्ती नहीं थी और ना ही पूछताछ का वो कठोर लहजा। सब कुछ एक बंद कमरे में हुआ, जहां केवल कुछ कुर्सियां, एक लकड़ी की मेज और सन्नाटा था। आर्यन सीधा होकर बैठा। उसने अपने हाथ अपनी जांघों पर रखे और अपनी दिल की धड़कन को स्पष्ट महसूस किया। उनमें से एक व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी। बेटा, तुम शुरू से सब कुछ बताओ, उसने कहा। पहली बार तुमने उस गमले की असामान्यता पर कब ध्यान दिया? आर्यन ने गहरी सांस ली और शुरू किया। उसने उस दोपहर के बारे में बताया जब वो मुख्य घर से गुजर रहा था, खिड़की पर रखे नए गमले के बारे में और पत्तियों की उस चिकनी चमक के बारे में जिसने उसे डरा दिया था। उसने अपनी नानी की चेतावनी और उसके बाद के दिनों में महसूस होने वाली बेचैनी के बारे में बताया, बिना कुछ बढ़ाए या सजाए, बस वही जो उसने देखा, सोचा और जिससे वो डरा था। तुमने तुरंत क्यों नहीं बताया? उस व्यक्ति ने पूछा। आर्यन एक पल के लिए चुप रहा। ये वो सवाल था जो उसने खुद से कई बार पूछा था। क्योंकि मुझे डर था, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। मुझे डर था कि कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। मुझे डर था कि मेरी मां मुसीबत में पड़ जाएंगी। मुझे चुप रहने की आदत हो गई थी। उस उत्तर ने कमरे को शांत कर दिया। उस व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ पंक्तियां लिखीं। और किस क्षण तुमने तय किया कि तुम अब और चुप नहीं रहोगे? आर्यन ने सिर उठाया और कबीर का वो नीला चेहरा फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया। जब मैंने उसे नीला पढ़ते देखा, उसने रुंधे हुए गले से कहा, मैंने सोचा कि यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे पूरी जिंदगी उस बोझ के साथ जीना पड़ेगा। वो बातचीत 1 घंटे से अधिक समय तक चली। जब वो समाप्त हुई तो आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बहुत लंबी दूरी दौड़कर आया हो। श्री विक्रम ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा और फिर आर्यन और लीला की ओर देखा। तुमने सही किया है, उन्होंने इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। बाकी सब बड़ों पर छोड़ दो। लेकिन आर्यन जानता था कि मामला इतना सरल नहीं है। दोपहर में फोन कॉल और तेजी से आने लगे। कुछ लोग कबीर के स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे थे, कुछ घुमा फिरा कर पूछताछ कर रहे थे और कुछ आवश्यकता से अधिक चिंता दिखा रहे थे। भले ही किसी ने सीधे नहीं कहा, लेकिन आर्यन ने एक अदृश्य लहर को फैलते हुए महसूस किया। कबीर के खतरे में होने की खबर किसी तरह बाहर लीक हो गई थी और उसके साथ ही अटकलें और अनसुलझे सवाल भी आने लगे थे। शाम को गेट के सामने एक गाड़ी फिर रुकी। वो प्रेस नहीं थी, लेकिन कोई परिचित मेहमान भी नहीं था। श्री विक्रम उनसे मिलने बाहर गए और जब वापस आए तो उनका चेहरा बहुत गंभीर था। उन्होंने आर्यन और लीला को लिविंग रूम में बुलाया। मुझे अभी सूचना मिली है, उन्होंने भारी आवाज में कहा। गमला भेजने वाला व्यक्ति शहर छोड़कर चला गया है। सबूतों को मिटाने के संकेत मिले हैं। लीला का चेहरा पीला पड़ गया और आर्यन को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। यह अब केवल घर के भीतर का मामला नहीं रह गया था, यह एक अलग स्तर पर पहुंच गया था, जहां सब कुछ तोड़ा मरोड़ा जा सकता था और जहां कमजोर लोग उन परिणामों में फंस सकते थे जिन्हें उन्होंने पैदा नहीं किया था। मैं सुरक्षा बढ़ा दूंगा, विक्रम ने आगे कहा। आप दोनों अभी यहीं रुके। लीला हिचकिचाई, लेकिन मेरा काम। आप चिंता न करें, श्री विक्रम ने उसकी बात काटते हुए दृढ़ता से कहा। सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। रात को आर्यन एक अनजान बिस्तर पर लेटा हुआ था और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर बगीचे की रोशनी छत पर धुंधली लकीरें बना रही थी। उसने अपने स्कूल के बारे में सोचा, उन सुबहों के बारे में सोचा जब वो गेट से गुजरता था और उन पलों के बारे में जब लोग उसे अनदेखा कर देते थे। उसने सोचा कि केवल एक दिन में सब कुछ कितना बदल गया है। वो अब अदृश्य नहीं रहा था, लेकिन पहचाने जाने के साथ एक ऐसा बोझ भी आया था जिसके लिए वो तैयार नहीं था। उसने अपनी मां की ओर देखा जो बगल में बेचैनी से सो रही थीं। उनके चेहरे पर नींद में भी चिंता की लकीरें थीं। उसने अचानक महसूस किया कि कल के उसके निर्णय ने न केवल उसके जीवन को बदला है, बल्कि उसकी मां को भी एक अनिश्चित दुनिया में खींच लिया है। ये सोचकर उसका दिल बैठ गया।
लेकिन फिर उसे कबीर की नियमित सांसें और उसकी रंगत का वापस आना याद आया, और वो जान गया कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो वापस बाहर खड़ा रहने वाला व्यक्ति नहीं बन सकता। बाहर बगीचे के पेड़ों के बीच से हवा धीमी चल रही थी। कहीं कोई बड़ा तूफान आकार ले रहा था, जो अभी सामने नहीं आया था, लेकिन उसकी भारीपन हवा में महसूस की जा सकती थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा कि उसे मजबूत होना होगा, क्योंकि इस क्षण से सच ने अपना रास्ता चुन लिया था और वो अब उस यात्रा का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह आर्यन एक अजीब आवाज से जागा। वो हर रोज की तरह पक्षियों की चहचहाहट या मालियों की आवाज नहीं थी, बल्कि पत्थर के रास्ते पर पहियों के घूमने और बार-बार गाड़ियों के दरवाजों के बंद होने की आवाज थी। उसने पर्दा हटाकर नीचे देखा। हवेली के गेट के सामने कई गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। उन पर प्रेस का कोई निशान नहीं था और ना ही वे मेहमानों की गाड़ियां थीं। गाड़ी से उतरने वाले लोग औपचारिक कपड़ों में थे। वे तेजी से चल रहे थे और उनकी निगाहें हर चीज का बारीकी से निरीक्षण कर रही थीं। आर्यन समझ गया कि जिस बात का डर उसे और उसकी मां को पूरी रात सता रहा था, वो आखिरकार आ ही गया। लीला भी जाग चुकी थी। वो आर्यन के पीछे खड़ी चुपचाप उस दृश्य को देखती रही और फिर एक लंबी सांस छोड़ी। वे आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा। यह स्पष्ट नहीं था कि वो आर्यन से कह रही थीं या खुद से। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि सुरक्षाकर्मी ने दरवाजा खटखटाया और उन दोनों को लिविंग रूम में आने के लिए कहा। अब वो कोई छोटा निजी कमरा नहीं था, बल्कि हवेली का मुख्य लिविंग रूम था। वो जगह जहां से आर्यन पहले केवल सामान ले जाते समय तेजी से गुजरता था, अब वो एक चमड़े की कुर्सी पर बैठा था। उसकी पीठ सीधी थी और हाथ जांघों पर थे। उसे वो सब बहुत अजीब और तनावपूर्ण लग रहा था। श्री विक्रम खन्ना वहां कुछ अन्य लोगों के साथ मौजूद थे, जिन्हें आर्यन ने वकील और जांच अधिकारी के रूप में पहचाना। कोई भी आवश्यकता से अधिक मित्रवत नहीं था, लेकिन वहां कोई शत्रुता भी नहीं थी। उन सबके चेहरों पर एक समान गंभीरता थी। हमें कुछ चीजें स्पष्ट करनी होंगी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धीमी और गंभीर आवाज में शुरुआत की, बच्चे की सुरक्षा और आने वाले परिणामों के लिए। आर्यन ने सिर हिलाया। वो इसके लिए तैयार था, लेकिन जब वो क्षण वास्तव में आया तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस व्यक्ति ने अपनी बात जारी रखी और इस बार सीधे आर्यन से प्रश्न किया। क्या तुम इस बात की पुष्टि कर सकते हो कि तुमने गमले में वो असामान्यता कबीर की हालत बिगड़ने से पहले ही देख ली थी? जी, आर्यन ने उत्तर दिया। लगभग 3 दिन पहले, और मैंने उसे तुरंत नहीं बताया था। जी नहीं, आर्यन ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे पक्का पता नहीं था और मुझे डर था। वहां कोई आलोचना नहीं हुई। उस व्यक्ति ने केवल सिर हिलाकर कुछ लिखा। एक अन्य व्यक्ति ने मेज पर कुछ रंगीन तस्वीरें रखीं। वो गमला, खिड़की की मुडेर, बागवानी के दस्ताने और पालना। ये वो सब है जो हमने एकत्र किया है, उसने कहा। विश्लेषण के परिणाम उस विषैलेपन के साथ मेल खाते हैं जिसका तुमने वर्णन किया था। आर्यन ने उन तस्वीरों को देखा और उसके मन में एक बहुत ही अजीब भावना जागी। उन्हें मेज पर व्यवस्थित रूप से रखे हुए और तकनीकी शब्दों में वर्णित होते देखकर उसे एहसास हुआ कि जिस चीज ने उसे उस दिन खिड़की के बाहर कंपा दिया था, वो अब प्रमाण बन चुकी थी। वो अब किसी बच्चे का धुंधला सा अंतर्ज्ञान नहीं रह गया था। लीला बगल में बैठी आर्यन का हाथ कसकर पकड़े हुई थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसकी निगाहें अपने बेटे से नहीं हट रही थीं। श्री विक्रम खन्ना इस समय बोले। उनकी आवाज धीमी और स्पष्ट थी। मैं चाहता हूं कि सब एक बात समझें, उन्होंने कहा। यदि आर्यन नहीं होता तो हम गलत दिशा में जा रहे होते और इसके परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं है। जांच दल के एक सदस्य ने उनकी ओर देखा और फिर आर्यन की ओर मुड़ा। क्या तुम आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के सामने भी यही सब दोहराने के लिए तैयार हो? आर्यन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। वो उस प्रश्न का अर्थ समझ गया था। इसका मतलब केवल इस बंद कमरे में बोलना नहीं था, बल्कि कई और लोगों और उनकी नजरों के सामने बोलना था। उसने अपने स्कूल, पड़ोसियों और उठने वाली फुसफुसाहट के बारे में सोचा। उसने माँ के बारे में सोचा और फिर उसने पालने में कबीर के उस नीले पड़ते चेहरे के बारे में सोचा। जी, आर्यन ने कहा
उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन दृढ़ थी। यदि आवश्यकता हुई तो। उस उत्तर ने कमरे में एक सन्नाटा पैदा कर दिया, जो आश्चर्य के कारण नहीं बल्कि उसके प्रभाव के कारण था। श्री विक्रम ने आर्यन को काफी देर तक देखा। उस नजर में अब मालिक और नौकर वाली दूरी नहीं थी, बल्कि ये स्वीकृति थी कि ये निर्णय किसी बच्चे के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो बैठक उम्मीद से अधिक लंबी चली। समय रेखा को मेज पर रखा गया और हर विवरण को आपस में जोड़ा गया। गमला भेजने वाले का नाम, उसके पूरे विवरण और विक्रम खन्ना के साथ उसके पुराने संबंधों और विवादों के साथ लिया गया। किसी ने सीधे हत्या का प्रयास शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन हर कोई समझ गया था कि वो हवा में तैर रहा है। आर्यन ने ये सब सुना और उसका गला सूख गया। बड़ों के मामले जब इस तरह परत दर परत खुलते हैं तो वे उसकी कल्पना से कहीं अधिक ठंडे और नुकीले होते हैं। जब सब लोग कमरे से जाने के लिए उठे तब आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी कमीज पीठ से पसीने से भीग गई है। श्री विक्रम ने उन दोनों को रोक लिया। मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। फिर वे लीला की ओर मुड़े, और मैं आप दोनों को इसका सामना अकेले नहीं करने दूंगा। लीला ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता और दृढ़ता दोनों थीं। मैं बस यही चाहती हूं कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। वो भी यही है जो मैं चाहता हूं, श्री विक्रम खन्ना ने उत्तर दिया। दोपहर में खबरें धीरे धीरे लीक होने लगीं। वे कोई विशिष्ट विवरण नहीं थे, लेकिन वे व्यापारिक जगत के लोगों के लिए ये समझने के लिए पर्याप्त थे कि एक गंभीर घटना हुई है और उसकी जांच की जा रही है। फोन कॉल्स की बाढ़ और भी बढ़ गई, जो अब केवल हालचाल पूछने के लिए नहीं बल्कि गहराई से टटोलने के लिए थीं। आर्यन गलियारे से गुजरा और उसने खुद पर पड़ती अजीब और अलग नजरों को महसूस किया। लोग अब उसे एक अदृश्य व्यक्ति की तरह नहीं देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में अभी तक सहानुभूति भी नहीं थी। वो अब एक ऐसा नाम बन रहा था जिसे लोग आपस में फुसफुसा कर ले रहे थे। आर्यन बालकनी पर खड़ा होकर बगीचे को देख रहा था, जहां दोपहर की धूप उन जानी पहचानी पगडंडियों पर पड़ रही थी, जहां वो पहले ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए तेजी से चलता था। आज वो वहां बिना किसी डर या छिपने की कोशिश के खुलेआम खड़ा था। उसे ये नहीं लग रहा था कि वो अधिक शक्तिशाली हो गया है, बल्कि उसे बस ये एहसास हो रहा था कि अब आगे बढ़ने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि जब एक बार सच को रोशनी में खींच लिया जाता है तो वो फिर से अंधेरे में धकेले जाना स्वीकार नहीं करता। और आर्यन समझ गया था कि कल का दिन आज की तुलना में और भी अधिक कठोर होगा। वो दोपहर सिर पर लटकी किसी भारी चट्टान की तरह बोझिल होकर बीत रही थी। आर्यन ने इसे तब और भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जब घर की घंटी लगातार बजने लगी, कभी संक्षेप में, कभी देर तक और कभी रुक रुक कर। फोन कॉल्स ने अब अपना शिष्टाचार खो दिया था। कुछ लोग सीधे पूछ रहे थे, कुछ घुमा फिराकर और कुछ बस चुपचाप सुनकर फोन काट रहे थे। खबर अब केवल एक धुंधली अफवाह नहीं रही थी, बल्कि वो हर दरार से रास्ता खोजकर बाहर निकल रही थी। लगभग 4 बजे श्री विक्रम खन्ना ने आर्यन और उसकी मां को लिविंग रूम में बुलाया, जहां का वातावरण सुबह से बिल्कुल अलग था। चाय की मेज को व्यवस्थित कर दिया गया था और कुर्सियां सलीके से लगी थीं। वहां कुछ और लोग भी थे, जिनमें एक महिला वकील और एक वृद्ध डॉक्टर शामिल थे, जिन्हें आर्यन ने पहले निगरानी कक्ष में देखा था। श्री विक्रम खन्ना सीधे खड़े थे। वे पहले की तुलना में शांत थे, लेकिन उनके चेहरे से स्पष्ट था कि उन्होंने आने वाली परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर लिया है। हम इस मामले को अब और गुप्त नहीं रख सकते, उन्होंने कहा, इसलिए हमें अपनी बात कहने के तरीके पर सहमत होना होगा। महिला वकील ने एक पतली फाइल खोली और कहा, हम शुरुआती परिणाम सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने बताया कि वे संवेदनशील विवरणों का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन कारण की पुष्टि करने और गलत अटकलों को दूर करने के लिए पर्याप्त जानकारी देंगे। उन्होंने आर्यन की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें सार्वजनिक रूप से सामने आने की जरूरत नहीं है जब तक कि तुम खुद ना चाहो। आर्यन ने अपना सिर बहुत धीरे से हिलाया। उसने अभी तक उस बारे में सोचा भी नहीं था। केवल यहां बैठना और अपना नाम एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सुना जाना ही उसे अवास्तविक लग रहा था।
लेकिन फिर श्री विक्रम खन्ना ने दृढ़ता से कहा, मैं आर्यन की भूमिका को स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है ताकि लोग सच को तोड़ मरोड़ ना सकें। लीला ने अपने बेटे का हाथ जोर से दबाया। आर्यन ने पहले नीचे देखा और फिर अपनी नजरें उठाईं। मैं बस वही कहूंगा जो मैं जानता हूं, उसने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। मैं नहीं चाहता कि मुझे गलत समझा जाए। हम इसे सुनिश्चित करेंगे, वकील ने उत्तर दिया। सार्वजनिक घोषणा आर्यन की कल्पना से कहीं जल्दी हो गई। हवेली के भीतर पत्रकार नहीं थे, लेकिन जानकारी उन माध्यमों से भेजी गई जिन्हें इस क्षेत्र के सभी लोग देखते थे। 1 घंटे से भी कम समय में श्री विक्रम का फोन लगातार बजने लगा। सवाल अब और भी गहरे और तीखे होने लगे थे। लोग पूछ रहे थे कि क्या यह वास्तव में जहर था? उस लड़के की भूमिका क्या है? एक बच्चा वो कैसे देख सकता है जिसे डॉक्टरों की पूरी टीम ने नजरअंदाज कर दिया? आर्यन खिड़की के पास खड़ा होकर उन बातचीत के अंशों को सुन रहा था जो उस तक पहुंच रहे थे। हर सवाल किसी संवेदनशील जगह पर चुभने वाली सुई की तरह था। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे एक अजीब सा नग्न एहसास हो रहा था, जैसे लोग उसे किसी तेज रोशनी में देख रहे हों। और इसके साथ ही उसने पूर्वाग्रहों को उभरते हुए स्पष्ट महसूस किया। हर कोई सच जानने के लिए उत्सुक नहीं था। कुछ लोग केवल इसलिए उत्सुक थे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक नौकरानी का बेटा ये सब कैसे जान सकता है? फोन से एक आवाज गूंजी। श्री विक्रम खन्ना ने उस प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं दिया। उन्होंने बहुत शांति से पूरी प्रक्रिया, नजरअंदाज किए गए संकेतों और इस बारे में बात की कि कोई भी देख सकता था यदि वो वास्तव में देखने की कोशिश करता। लेकिन आर्यन जानता था कि ये सवाल बार बार अलग अलग रूपों में पूछा जाएगा। रात में आंतरिक चैनलों पर एक छोटी समाचार रिपोर्ट दिखाई दी। उसमें आर्यन का नाम नहीं लिया गया था, बस इतना कहा गया था कि घर के किशोर ने मुख्य सुराग खोजा है। लेकिन इतना ही पर्याप्त था। गुलमोहर हिल्स में काम करने वाले लोग आपस में फुसफुसाने लगे। आर्यन जब भी पास से गुजरता, वो अपने पीछे अपना नाम बुदबुदाते हुए सुनता था। वो कोई सीधी आलोचना नहीं थी, लेकिन वो सम्मान भी नहीं था। वो संदेह और जिज्ञासा का एक मिला जुला भाव था। वो अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरा इतना शांत था कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो बिस्तर पर बैठ गया और अपने घुटनों को पकड़ लिया। जब से ये सब शुरू हुआ था, पहली बार उसे इतनी थकान महसूस हुई कि उसका रोने का मन हुआ। ये पछतावे के कारण नहीं था, बल्कि देखे जाने के बोझ के कारण था। उसे वे दिन याद आए जब वो चुपचाप गलियारों से गुजर जाता था और कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। उस समय वो दुखी तो होता था, लेकिन खुद को सुरक्षित महसूस करता था। जबकि अब उसे देखा जा रहा था, लेकिन हर नजर उसे चोट पहुंचा सकती थी। लीला ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। वो अपने बेटे के पास बैठ गई और उसने बहुत सारे सवाल नहीं पूछे। क्या तुम ठीक हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन ने पहले सिर हिलाया और फिर हामी भरी। मैं बस थक गया हूं मां, उसने कहा। लीला ने एक लंबी सांस ली और अपने बेटे की पीठ पर हाथ रखा। मुझे पता है बेटा, उसने कहा, लोग बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन तुम बस एक बात याद रखना कि सच दूसरों की बातों से नहीं बदलता। आर्यन ने अपना सिर मां के कंधे पर टिका दिया। उन शब्दों ने उसे पूरी तरह हल्का तो नहीं किया, लेकिन वे उसे टूटने से बचाने के लिए काफी थे। उस रात श्री विक्रम खन्ना ने आर्यन को बालकनी पर बुलाया। दूर शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी, जो हवेली की शांति से बिल्कुल अलग थी। तुम्हें एक बहुत ही असहज स्थिति में डाल दिया गया है, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा। लेकिन तुमने कुछ गलत नहीं किया है। आर्यन ने अंधेरे बगीचे की ओर देखा। मुझे लोगों की नफरत से डर नहीं लगता, उसने धीरे से कहा। मुझे बस इस बात का डर है कि लोग सच को देखना ही नहीं चाहते। श्री विक्रम कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। इसीलिए लोगों को तुम्हारी जरूरत है, उन्होंने कहा। इसलिए नहीं कि तुम किसी और से ज्यादा खास हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने तब देखा जब बाकी लोगों ने देखना छोड़ दिया था। आर्यन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो समझ गया था कि अब ये टकराव किसी बंद कमरे तक सीमित नहीं रहा था, ये अब बाहर की दुनिया में निकल चुका था,
जहां पूर्वाग्रह और शक्ति अक्सर सच्चाई को धुंधला कर देते हैं, और वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब इसके केंद्र में खड़ा था। दूर शहर की रोशनी जागती हुई आंखों की तरह झपक रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और रात की ठंडक को महसूस किया। वो जानता था कि कल सच की और भी कड़ी परीक्षा होगी, लेकिन वो ये भी जानता था कि यदि वो अब पीछे हटता है तो अब तक किया गया सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वो वहीं स्थिर खड़ा रहा और अब अंधेरे में नहीं छिपा। अगली सुबह गुलमोहर हिल्स किसी बंद किले की तरह शांत नहीं थी। बहुत सुबह से ही मुख्य गेट की ओर जाने वाली सड़क पर अजनबी गाड़ियां खड़ी होने लगी थी। वहां कोई शोर शराबा नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने वातावरण को भारी बना दिया था। आर्यन खिड़की के पीछे से देख रहा था और उसे वैसा ही महसूस हुआ जैसा उस दिन हुआ था जब उसने पहली बार उस गमले को देखा था। बस फर्क ये था कि इस बार वो बाहरी व्यक्ति नहीं था। लीला बहुत धीरे धीरे नाश्ता बना रही थी। वो हर बर्तन को ऐसे धो और पोंछ रही थी जैसे वो खुद को शांत रखने के लिए अपनी जानी पहचानी दिनचर्या को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। वे आज और भी जानकारी साझा करेंगे, उसने बिना पीछे मुड़े कहा। साहब ने यही कहा है। आर्यन ने सिर हिलाया। वो पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि रात भर खबर लीक होने के बाद अब सब कुछ स्पष्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन उसे सच से नहीं, बल्कि लोगों द्वारा उसे स्वीकार करने के तरीके से डर लग रहा था। वो बहुत अच्छी तरह समझता था कि कभी-कभी लोग गलत चीज से नफरत नहीं करते, बल्कि वे इस बात से नफरत करते हैं कि वे खुद गलत साबित हुए हैं। लगभग 9 बजे आर्यन को एक बड़े अध्ययन कक्ष में बुलाया गया, जहां वो पहली बार कदम रख रहा था। लंबी मेज, चमड़े की कुर्सियां और सफेद रोशनी, वहां की हर चीज में महत्वपूर्ण निर्णयों की गंभीरता थी। वहां पहले की तुलना में अधिक लोग थे, कानूनी प्रतिनिधि, मुख्य डॉक्टर और कुछ ऐसे लोग जिन्हें आर्यन नहीं जानता था, लेकिन उनकी उपस्थिति से शक्ति का एहसास हो रहा था। जब सब बैठ गए तो श्री विक्रम खन्ना खड़े हुए। हम सीधे बात करेंगे। उन्होंने बिना किसी भूमिका के शुरुआत की। उन्होंने बगल में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति को इशारा किया, जिसने पीछे की बड़ी स्क्रीन चालू की। स्क्रीन पर विस्तृत विश्लेषण के परिणाम, पौधे की विषाक्त संरचना, उसके फैलने का स्तर और समय के आंकड़े दिखाई देने लगे। तकनीकी शब्द और ग्राफ वहां भरे हुए थे। लेकिन जिस चीज ने पूरे कमरे में सन्नाटा पैदा किया, वो अंतिम निष्कर्ष था। ये कोई दुर्घटना नहीं है, उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कहा। इस पौधे को जानबूझकर चुना गया था। उन्होंने बताया कि गमले को जहर फैलाने के लिए बिल्कुल सटीक जगह पर रखा गया था और इसे भेजने का समय बच्चे की सबसे कमजोर शारीरिक स्थिति के साथ मेल खाता था। वे शब्द हथौड़े की चोट की तरह पड़े। आर्यन ने महसूस किया कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है, हालांकि वो इसके लिए तैयार था, फिर भी सच को इतनी स्पष्टता से सुनना उसे सिहरा गया। श्री विक्रम खन्ना ने आगे कहा। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। हमने उस व्यक्ति की पहचान कर ली है जिसने इसे भेजा था। ये कोई अनुमान नहीं, बल्कि प्रमाण है। वो एक पल के लिए रुके ताकि सबका ध्यान उन पर रहे। और यदि आर्यन नहीं होता तो हम सभी गलत दिशा में भटकते रहते और बिना कारण समझे एक बच्चे को खो देते। कई नजरें आर्यन की ओर मुड़ी, जो अब केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि उसमें एक तरह की उलझन भी थी, क्योंकि उस कमरे में मौजूद सभी शिक्षित, शक्तिशाली और ज्ञानी लोगों के बीच वो एक बच्चा ही था जिसने सबसे पहले सच को देखा था। एक डॉक्टर खड़ा हुआ, उसका गला रौंधा हुआ था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसने कहा। हम मशीनों और परीक्षणों में इतने उलझ गए थे कि हमने अपने पर्यावरण और इस लड़के को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने आर्यन की ओर देखते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वो तनावपूर्ण टकराव नहीं था, बल्कि पुरानी मान्यताओं का टूटना था। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। उसे कोई जीत का एहसास नहीं हो रहा था। उसे बस एक खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे जिस चीज से वो अब तक डर रहा था। उसे आखिरकार नाम मिल गया हो। श्री विक्रम खन्ना ने चारों ओर देखा
और धीमी आवाज में कहा, आज से हम केवल एक मामले को सुलझा नहीं रहे हैं, बल्कि हमें यह भी देखना होगा कि हम दूसरों को किस नजर से देखते हैं। उन्होंने आर्यन की ओर मुड़कर कहा, तुमने मेरे बेटे को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तुम किसी विशेष पद पर थे, बल्कि इसलिए बचाया क्योंकि तुमने जीवित रहने के लिए चीजों को करीब से देखने की आदत डाली थी। उस बात ने आर्यन का गला भर दिया। उसे वे पल याद आए जब वो चुपचाप गलियारों के कोनों में खड़ा रहता था और लोग उसे हवा की तरह पार कर जाते थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वही दिन उसे वो क्षमता देंगे जो दूसरों के पास नहीं थी। वो बैठक जल्द ही समाप्त हो गई, लेकिन उसका प्रभाव नहीं। जब लोग कमरे से बाहर जाने लगे तो अब आर्यन को कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मान रहा था। कुछ लोग रुके और उसकी ओर सिर हिलाया, कुछ ने संक्षेप में धन्यवाद कहा। वे छोटे व्यवहार थे, लेकिन आर्यन के लिए वे एक बड़े खुले दरवाजे की तरह थे। आर्यन गलियारे में निकला, जहां दोपहर की धूप फर्श पर पड़ रही थी। वो एक पल के लिए वहां खड़ा रहा और गहरी सांस ली। वो जानता था कि ये अंत नहीं है। अपराधी को अभी सार्वजनिक रूप से सामने आना बाकी था और कानूनी विवाद अभी आगे थे। लेकिन एक बात जो बदल गई थी वो थी, सच अब दबा हुआ नहीं था और इस कहानी में आर्यन का स्थान भी अब निश्चित था। आर्यन ने उस बैठक कक्ष की ओर पीछे मुड़कर देखा। पहली बार उसे वो स्थान पराया नहीं लगा। उसे महसूस हुआ कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा है, इसलिए नहीं कि उसे अनुमति मिली है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने खुद के चुनाव से इसमें प्रवेश किया है। और उसने समझ लिया कि सबसे बड़ा बदलाव ये नहीं है कि अपराधी को क्या सजा मिलेगी, बल्कि ये है कि आज के बाद कोई भी ये आसानी से नहीं कह पाएगा कि आर्यन जैसा बच्चा महत्वपूर्ण नहीं है। उस बैठक के 3 दिन बाद घटनाक्रम आर्यन की कल्पना से भी तेज रहा। अब कोई फुसफुसाहट या अटकलें नहीं थी। सच को बहुत ही ठंडे और स्पष्ट तरीके से फाइलों और प्रमाणों के साथ सबके सामने रख दिया गया था। गमला भेजने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया गया और उसके सभी गुप्त संबंध एक एक करके रोशनी में आ गए। वहां फिल्मों जैसा कोई शोर शराबा नहीं था। बस उन लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे जिन्हें लगा था कि उनकी ताकत उन्हें सच से बचा लेगी। आर्यन उन कानूनी कार्यवाहियों में शामिल नहीं था। वो अपनी माँ के साथ बगीचे की ओर खुलने वाले उस छोटे कमरे में बैठा रहता और खबरें सुनता। लीला चुपचाप सुनती और कभी कभी आह भरती। तो अब ये सब खत्म हो गया, उसने खुद से कहा। लेकिन आर्यन जानता था कि बड़ों के लिए खत्म कभी एक पूर्ण विराम नहीं होता, बल्कि वो परिणामों की एक लंबी श्रृंखला होती है। कबीर की स्थिति उम्मीद से ज्यादा तेजी से सुधर रही थी। एक सुबह आर्यन को उससे मिलने की अनुमति मिली। वो कमरा शांत था और खिड़की के पर्दों से एक गुनगुनी धूप अंदर आ रही थी। कबीर शांति से सो रहा था। उसके गाल अब गुलाबी थे और उसकी नन्ही हथेलियां किसी सुंदर सपने की तरह हिल रही थीं। श्री विक्रम खन्ना पालने के पास खड़े थे। आर्यन को देखते ही उनकी आंखों की चमक बदल गई। ये बच्चा अपनी जिंदगी के लिए तुम्हारा कर्जदार है, उन्होंने धीरे से कहा। आर्यन ने अपना सिर हिलाया। मैं बस उसे ठीक देखना चाहता था, उसने उत्तर दिया। श्री विक्रम कुछ सेकंड के लिए मौन रहे और फिर बोले, यही वो चीज है जो मैं सीखना चाहता हूं, किसी को भी उसके पद से पहले एक इंसान के रूप में देखना। आने वाले दिनों में हवेली का वातावरण बहुत बदल गया। अब उसे किसी रास्ते से जाने से रोका नहीं जाता था और ना ही कोई उसे नजरअंदाज करता था। अब जब आर्यन गलियारे से गुजरता तो लोग पहले उसे नमस्ते कहते थे। वो कोई डर या चापलूसी नहीं थी, बल्कि एक सामान्य सम्मान था। आर्यन को ये धन्यवाद के शब्दों से भी अजीब और सुखद लगा। श्री विक्रम खन्ना ने सुझाव दिया कि लीला और आर्यन हवेली के किनारे वाले एक छोटे लेकिन स्वतंत्र घर में रहने चले जाएं, जो अधिक शांत और सुरक्षित था। वो कोई इनाम नहीं, बल्कि एक सुरक्षा की गारंटी थी। लीला काफी सोच विचार के बाद इसके लिए मान गई। उसने आर्यन को देखा और महसूस किया कि उसका बेटा इन कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा हो गया है और उसे समझ आ गया कि जो दरवाजे एक बार खुल गए हैं उन्हें डर के मारे बंद नहीं करना चाहिए। घर बदलते समय आर्यन ने उस पुराने कमरे को आखिरी बार देखा जहां वो खुद को समेट कर रहता था और सोचता था कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित है।
उसे उस कमरे से नफरत नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि अब वो वापस वैसा नहीं बन सकता, सब कुछ पूरी तरह शांत होने से पहले। श्री विक्रम ने उसे बालकनी पर बुलाया। दूर शहर की रोशनी अब आर्यन को छोटा महसूस नहीं करवा रही थी। मैं एक ट्रस्ट फंड शुरू कर रहा हूं, उन्होंने कहा। ये मेरे नाम पर नहीं, बल्कि तुम्हारी नानी के नाम पर होगा। आर्यन स्तब्ध रह गया। तुम्हारी नानी ने तुम्हें एक बहुत ही दुर्लभ चीज दी थी, केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक दृष्टि, श्री विक्रम ने कहा। मैं चाहता हूं कि वो दृष्टि और लोगों तक पहुंचे। आर्यन कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला भर आया। उसे वे दोपहरें याद आईं जब नानी उसे धैर्य से सब कुछ समझाती थीं। उसे वो आवाज याद आई जिसे वो कभी पुराना और बेमेल समझता था। अब उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी विरासत वो नहीं थी जो नानी जानती थी, बल्कि वो थी कि उन्होंने आर्यन को खुद की आंखों पर विश्वास करना सिखाया था। जब सब कुछ आधिकारिक तौर पर समाप्त हुआ तो आर्यन वापस अपने स्कूल गया। वहां कोई बड़ा समारोह नहीं था, बस एक सामान्य सुबह थी। लेकिन जब वो कक्षा में घुसा तो सहपाठियों की नजरें उसका पीछा कर रही थीं, जिनमें अब तीखापन नहीं बल्कि एक सम्मानजनक जिज्ञासा थी। किसी ने धीरे से पूछा, क्या तुम वही लड़के हो? और आर्यन ने बस मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और बैठ गया। वो कोई कहानी का पात्र बनकर नहीं जीना चाहता था, वो बस आगे बढ़ना चाहता था। बस एक फर्क ये था कि अब वो जरूरत पड़ने पर चुप नहीं रहेगा। ये कहानी अगर दूर से देखें तो एक बच्चे द्वारा जान बचाने की है, लेकिन अगर करीब से देखें तो ये इस बारे में है कि कैसे पूर्वाग्रह चुपचाप काम करते हैं और कैसे एक छोटा सा चुनाव उन्हें तोड़ सकता है। आर्यन कोई नायक नहीं था, वो किसी और से अधिक शक्तिशाली नहीं था। वो बस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गलत को देखते हुए अपनी आंखें नहीं फेरी, और शायद यही वो चीज है जिसकी इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। यदि आप यहां तक सुन रहे हैं तो शायद आपने भी कभी खुद को कमजोर महसूस किया होगा, या आपको सिखाया गया होगा कि चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन याद रखें, किसी इंसान की कीमत इस बात से नहीं होती कि वो कहां खड़ा है, बल्कि इस बात से होती है कि वो सच के सामने क्या करता है। यदि ये कहानी आपके दिल को छुई है तो कृपया इसे लाइक करें और भविष्य की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में भी क्या कोई ऐसी चीज रही है जिसे दूसरों ने नजरअंदाज किया, लेकिन आप जानते थे कि वो महत्वपूर्ण है? कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं? कृपया हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपको आर्यन की समझदारी और साहस की ये कहानी कैसी लगी? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित, सुखी और शांतिपूर्ण रहे। यदि आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है जिसे आप दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपकी एक कहानी किसी और के जीवन के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।